अभी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोगों का कमेंट्स पढ़ रहा था मैं, और मैं देख रहा था कि आप क्या क्या लिख रहे हो। साउंड अब आ रही होगी। वेरी गुड मॉर्निंग आशुतोष, अखिल, आकाश, सारिका, कृष्णा, राम, गुड्डू, कौशल, अनुज, टोनू, सपना। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो, आप लोगों को देख करके मेरे अंदर में एक बड़ी ताकतवर ऊर्जा का प्रवाह हो जाता है और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैंने सुबह सुबह ज्योग्राफी ऑप्शनल का क्लास लिया तो मुझे थकान हो गई, मैंने एक कप कॉफ़ी पिया तो भी ऊर्जा इतनी नहीं आई। अब आप लोगों का कमेंट देख करके वरुण, ओ माय गॉड, सलोनी, नवनीत, आशीष, मन तो कर रहा है कि सब लोग के घर ही आ जाएं और आपके साथ एक कप चाय भी पी लें और ज्योग्राफी का डिस्कशन भी हो जाए, लेकिन संभव तो है नहीं। खैर, आज वो दिन है जब से आपको पढ़ाई करनी है। अब जो बातें थी, कहानियां थी, आपस में जो इंटरेक्शन का एक सेशन होता है, जो हमारे जो बात विचार होते हैं, उनका समय खत्म हो चुका है और अब समय आ गया है पढ़ने का, पढ़ाने का, सीखने का और कदम दर कदम आगे बढ़ने का। कल मैंने आपसे कहा था कि आपको एटलस और नोटबुक लेकर के बैठना है, तो मुझे पूरी आशा है कि आपने एटलस लिया होगा और नोटबुक आप लेकर के बैठे हुए हो। आप बिल्कुल तैयार हो मुझे सुनने के लिए, मुझे समझने के लिए। एक बार दरवाजा बंद कर लेते हैं। मेरा नाम ले लो सर जी, अभिनव। ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हो। हनुमान इंग्लिश बैच कितने दिनों में शुरू होगा? इंग्लिश बैच देखो, अगर आप लोग इस तरह से अब कमेंट बहुत लिखते रहोगे तो मेरा भी डिस्ट्रैक्शन होता है। हम भी बार बार जाएंगे, स्क्रीन देखेंगे, मुझे लगेगा कि कौन लिख रहा है। राहुल है, अरुण है, हिमांशु है, लक्ष्मी है, सौरभ है, नवीन है। तो ये कालू, अब कालू कौन है भाई? क्यों नाम रख लिया कालू? अपना थोड़ा अच्छा नाम रखो। रविंदर, संदीप, दिलीप, हजारों लोग जुड़ चुके हैं। अब सबका संभव नहीं है नाम लेना, लेकिन बस विश्वास रखो कि जैसे गुरु का आशीर्वाद एक बार अपने सब बच्चों पे चला जाता है, वैसे ही हम आपके भी गुरु तो नहीं बने हैं, लेकिन हम आपके लिए वो काम अवश्य करने वाले हैं जो एक गुरु करता है। गुरु का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। तो कहीं ना कहीं कुछ ज्ञान देकर के, आपको कुछ सिखा करके हम आपको कुछ ना कुछ प्रकाशित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन बच्चों, पब्लिक सर्वेंट्स, नॉट बच्चों, यू आर पब्लिक सर्वेंट्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप बच्चे नहीं हो। पहले तो आप मैच्योरिटी को फील करो, परिपक्वता को फील करो, ऊर्जा से भरो और फिर हम लोग क्लास शुरू करेंगे। तो हमारे जो भी पब्लिक सर्वेंट अब मुझे देख रहे हैं वो एसएमएस करना बंद करो, एसएमएस करना बंद करो। ये आईएएस की क्लासेस थोड़ी अलग होती हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन थोड़ा अलग होता है, यहाँ पढ़ने पढ़ाने का मेथड्स अलग होता है, टेक्निक अलग होता है। और आप कमेंट्स सब बिल्कुल बंद कर दो और सभी लोग, थैंक यू, कमेंट्स आने बंद हो रहे हैं। आप पूरी तरह भरोसे के साथ आए हो, भरोसे के साथ ही रहोगे और भरोसे के साथ ही पढ़ोगे। अब सब लोग नोटबुक निकाल लो और एटलस को भी ओपन करना है और पहले ये समझना है कि जो आईएएस की तैयारी है उसमें भूगोल का क्या अधिकार है, क्या रोल है, कितना बड़ा रोल प्ले करेगा ये, और भूगोल कैसे अन्य विषयों को भी प्रभावित करता है। तो आपको किस प्रकार से भूगोल को बहुत गहराई से पढ़नी है और भूगोल को कुछ इस तरह से पढ़ना है कि आप अन्य विषय में और पूरे जीएस में आप बड़े सशक्त हो जाओ, बड़े ताकतवर हो जाओ। आप प्रश्न उठा करके उत्तर प्रदेश पीसीएस का देखो, अभी 6-8 दिन पहले की घटना है, कितने प्रश्न ज्योग्राफी से आए। आप 4 अक्टूबर के क्वेश्चन पेपर को उठा करके देखो, पीटी का क्वेश्चन पेपर देखो उठा करके, कितने प्रश्न आए भूगोल से, इन्वायरमेंट से और एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी से। तो इन तीनों विषयों को हम अलग नहीं देखते, एक ही देखते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था। तो ये भूगोल से कितने प्रश्न आ रहे हैं, इसका आकलन आपको करना होगा। और आज एक आपसे अनुबंध भी करना है कि 100% एक टीचर कभी नहीं पढ़ा सकता। 20-30-40% तो आपको करना पड़ेगा, 20-30% आपको करना पड़ेगा। हमने आपको पीडीएफ दिया है, कल आपको हमने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में एक पीडीएफ जारी किया जिसमें
5 पेजेस का मटेरियल है और वो इतना मटेरियल है, इतनी सारी सामग्री है, आप खुद भी रियलाइज करोगे कि इतनी सामग्री है कि उससे हटकर के कहीं कोई प्रश्न न बन सकता है न बनेगा। तो आप हमारी मेहनत को देखो उसमें कि हमने कितने मेहनत से वो पीडीएफ बनाए हैं। उसमें सारे फैक्ट्स हैं। अगर कोई पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया का वेजिटेशन क्या है, वनस्पति क्या है, उसका भी उत्तर है। ऑस्ट्रेलिया का ट्राइब क्या है, उसका भी उत्तर है। ऑस्ट्रेलिया में जलवायु कैसी है, उसका भी उत्तर है। तो आपको एक पूर्ण भूगोलवेत्ता, एक पूर्ण ज्योग्राफर बनाने की हमारी जो कल्पना है और एक बड़े मास को बनाने की कल्पना है कि बड़े हजारों हजार छात्र हमारे भारत में भूगोल को सीख लें और भूगोल को सीख करके जीवन में कुछ अच्छा काम करें। अधिकारी ना भी बने तो भी उनके पास ज्ञान का एक सागर तो होना चाहिए ना। तो वो हमारी जो उत्कंठा है, जो हमारी इच्छा है, वो आपको पीडीएफ में दिखेगी और पीडीएफ को खोल करके उसको पढ़ना है। वो पीडीएफ किस बुक से बनाया गया, किस मटेरियल कहां से बन रहा है, ये आपका कंसर्न नहीं है, क्योंकि उन किताबों तक आप कभी नहीं पहुंच पाओगे। अब मान लिया हम आपको कहें कि भाई ऑस्ट्रेलिया में ड्यूडली स्टाम्प की सबसे अच्छी किताब आती है। अब ड्यूडली स्टाम्प आप कहां से लोगे? क्या आप जाओगे जेएनयू की यूनिवर्सिटीज में? क्या आप दिल्ली स्कूल के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में जाओगे? संभव नहीं है आपके लिए। तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है कि आपको जो मटेरियल दिया गया है, आप उसी मटेरियल को आप पढ़ो। डाउनलोड अगर नहीं हो रहा है पीडीएफ आपका, तो आपके पास जो फोन नंबर्स दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट करो, आप उस पर बात करो, आपको हर पल मदद की जाएगी। पीडीएफ में 5-6 पेज का मटेरियल है। ऑस्ट्रेलिया के सभी पक्ष को उसमें दर्शाया गया है, सभी पक्ष को दर्शाया गया है। सारे फैक्ट्स उसमें लिखे हुए हैं और कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि उसमें न दिया गया हो। तो हमारा एक समझो कि सैंपल पेपर है, हम क्या करने वाले हैं उसके विषय में है। आने वाले टाइम में 1-2 सप्ताह के बाद करंट अफेयर का क्लास शुरू होगा और करंट अफेयर का मटेरियल भी आपको मिलता रहेगा। आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि आप कैसे पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, मटेरियल क्या होगा, पढ़ाना क्या है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, टेस्ट कैसे होगा, ये सब हमारा काम है। ये सब हम देख रहे हैं, मुझे करना है और हमारे पूरी जो लोगों की टीम है उनको करना है। तो आप लोग सिर्फ पढ़ाई करो और आप कम से कम 8 से 10 घंटा प्रतिदिन निकालो। मैंने पहले भी कहा है कि ये वन डे एग्जामिनेशन से थोड़ा अलग इसलिए होगा क्योंकि इसमें चिंतन, मनन, अध्ययन तीनों करना पड़ता है। जबकि रीजनिंग सॉल्व करने के लिए और मैथमेटिक्स बनाने के लिए आपको टेक्निक्स और मेथड का प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ टेक्निक्स और मेथड का कम प्रयोग होगा और विश्लेषण का ज़्यादा प्रयोग होगा। यहाँ सब्जेक्टिविटी है, यहाँ विषय परखता है, यहाँ विषय पर लंबे लंबे वाद प्रतिवाद और विवेचना, विश्लेषण, इलैबोरेशन, क्रिटिकल एनालिसिस, उसकी व्याख्या, उसकी आलोचनात्मक व्याख्या, ये सब की जाती है। तो मेरे पब्लिक सर्वेंट्स, आप लोग इस बात को समझो कि आप लोगों का फुल कंसंट्रेशन, पूरी ईमानदारी तुम्हारे साइड से और तुम्हारा अपना, तुम मुझे जितना अपनाओगे उतना फल मिलेगा तुमको। ये इस बात को इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इंसान अगर किसी पत्थर की मूर्ति में भी विश्वास रखता है तब भी वो विश्वास और उसकी भावना उस पत्थर को भी देवता बना देती है। मैंने गाइड फिल्म देखी थी। देवानंद एक बड़े सुपरस्टार रहे पुराने जमाने के, हमारे फादर के जमाने के बड़े सुपरस्टार थे। तो देवानंद ने एक फिल्म बनाई है आर.के. नारायण के कथा के ऊपर में। वो कहानी थी एक ऐसे चोर की, एक ऐसे गाइड की जो कि चोरी करता है, शराब पीता है, वेश्यावृत्ति करता है, सारे दुर्गुण उसमें हैं। और वो व्यक्ति दुर्गुण से युक्त होते हुए भी एक बार अपनी ही जो प्रेमिका है उससे धोखा खा करके विक्षिप्त होकर के वो भाग जाता है। अब विक्षिप्त होकर के जब वो भाग गया है तो दूर एक गांव, राजस्थान के गांव में किसी मंदिर के पास आश्रय लेता है, जहां पर वो लेटा हुआ है। और गांव वाले सोचते हैं कि ये व्यक्ति एक साधु है जो हमारे गांव में आया है और यही व्यक्ति हमारे यहाँ जो सूखे का प्रकोप है उस सूखे के प्रकोप से हमें मुक्ति देगा। अब
वो तो चोर है, वो सोया हुआ है, वो तो सोचता है कि मंदिर में क्या चोरी करके क्या खा करके मैं भाग जाऊं। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुलती है सुबह में, तो सारे गांव वाले भजन गा रहे हैं और उस व्यक्ति की पूजा कर रहे थे। एक चोर की पूजा की जा रही है। अब ऐसे समझो कि चोर की पूजा की जा रही है, तो चोर तो हतप्रभ है, वो सोच रहा है कि मैं कैसे भागूं यहां से, कैसे निकलूं यहां से, कैसे गांव वालों का माल मार करके ठगी करके भाग जाऊं। लेकिन गांव वाले जब कीर्तन गाते हैं और उसकी पूजा करने लगते हैं, तो उसके आंख से, उसके अंदर में जो एक व्यक्ति होता है ना, एक जो आत्मा होती है, जो परमात्मा का अंश है, उस परमात्मा के अंश में जब भावना अंदर बहती है, तो वो चोर भी रोने लगता है। और चोर रोने लगता है और भगवान की मूर्ति के आगे कहता है कि भगवान, अगर तू सचमुच में है तो इन गरीबों का, इन गांव वालों का कल्याण कर दो, क्योंकि ये मेरे में आस्था रखते हैं। ये घटना मेरे जीवन में ये फिल्म मेरे जीवन में बहुत बड़ी परिवर्तनकारी घटना सिद्ध हुई है। और मैं भी मानता हूं कि अगर आप में आस्था है, आप में भावना है, आप में अगर वो श्रद्धा है, तो सामने वाले में कमी भी होगी, तब भी वो व्यक्ति अपना सबसे बेहतर आपको देगा और आपके लिए हितकारी भी होगा। कोई प्रॉब्लम हो गया तो क्या हो गया? अच्छा, ओके। मुझे लगा शायद कोई टेक्निकल नैग है, लेकिन तो ये आप मैंने आज कुछ शुरू करने के पहले ये कहानी इसलिए आपको कही कि आप ये समझो कि अगर आप हमारे में या हमारे शिक्षकों में या संस्थाओं में अगर आप आस्था रखोगे, तो हमारे में कितनी भी कमी हो, लेकिन आप उससे सब कुछ ले जाओगे। और हम लोग तो अपना पूरा प्रयास कर ही रहे हैं कि आपको सब कुछ दें। तो शुरू करते हैं आज। देखो, भूगोल एक ऐसा विषय होगा जिसका रोल बहुत ही बड़ा है, और आईएएस बनने की प्रक्रिया में या पीसीएस अधिकारी बनने की प्रक्रिया में ये रोल कुछ इतना बड़ा है कि जिसकी कल्पना आप आज नहीं कर पाओगे। मैं आपको छोटे छोटे उदाहरणों से समझाता हूं, और विश्वास है कि आप ध्यान से सुन रहे हो मुझे। जैसे मान लो कि सारे प्रश्न आजकल कहां से आ रहे हैं, तो आईएएस में देखोगे तो करंट अफेयर से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। और करंट अफेयर में मूलतः क्या रहता है? पर्यावरण या भू राजनीति। तो भूगोल वहां आपकी बड़ी मदद करेगा। कोई भी व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ना चाहता है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आप क्या पढ़ते हो? अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस पे आधारित होते हैं? सब कुछ जो भी विश्व में हो रहा है वो तो संसाधनों के ऊपर ही है ना, व्यापार के ऊपर ही है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो बनते हैं या बिगड़ते हैं, उसका मूल कारण होता है संसाधन और व्यापार। तो संसाधन और व्यापार और जो कम्युनिकेशन होता है, परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, इन सबों का व्यापक अध्ययन करना और देशों की, राष्ट्रों की अवस्थितियों को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय होता है। जैसे एक उदाहरण तुमको समझाते हैं। मुझे पता है कि आप सब बहुत बेसिक लेवल पे हो, लेकिन फिर भी सुनो। आपने इजराइल का नाम सुना है? आपने सुना होगा। आपने सुना होगा कि इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच जंग जारी रहती है और बड़े खूनी हिंसा का वो भाग है। आपने सुना होगा कि अरब वॉर, अरब में कई युद्ध पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी, यानी जो विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद भी जो भी युद्ध हुए हैं वो मोस्टली कहां हुए? या तो साउथ एशिया में हुए, दक्षिण एशिया में हुए, या वेस्ट एशिया में हुए, या कोरिया में हुए। तो ये जो सारे विश्व युद्ध हो रहे हैं, विश्व युद्ध के बाद जो युद्ध हो रहे हैं, ये कहां हो रहे हैं और किन कारणों से हो रहे हैं? कारणों का आप अगर अंदर में जाओगे तो आप देखोगे कि ये कारण क्या है? मूलतः ज्योग्राफिकल हैं। आईआर का आधार, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार क्या है? ज्योग्राफी ही होता है। तो मान लो इजराइल की ही हम बात कर रहे थे, तो इजराइल में आप देखो तो इजराइल में गाजा स्ट्रिप क्या है? शायद आपने नाम न सुना हो। गाजा स्ट्रिप क्या है? जॉर्डन रिवर क्या है? गोलान हाइट्स क्या है? वेस्ट बैंक क्या है? जब तक आप इजराइल के इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन को नहीं समझोगे, तब तक आप कैसे कर पाओगे? भूमध्य सागर, मान लिया कि ये भूमध्य सागर है, ये तुम्हारा इस तरह से भूमध्य सागर है और यहां पर ये इजराइल बना हुआ है, ये मान लो इजराइल है। अभी हमने पढ़ाना शुरू नहीं किया है,
अभी हम व्याख्या कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत धैर्य रखना होगा, धीरे धीरे करके क्लासेस जमेंगी, बढ़ेंगी आगे। अभी उदाहरण से समझा रहे हैं कि मान लो कि इजराइल है, तो इजराइल, ये हमने लोकेशन बना दिया इजराइल, तो इजराइल का जो उत्तरी भाग है यही गोलान हाइट्स है, ये गोलान हाइट्स है। यहां पर एक नदी है जो मैंने जेड लिख दिया, ये जॉर्डन नदी है, ये जॉर्डन नदी है। तो ये जो जॉर्डन नदी है, ये जॉर्डन नदी का जो पश्चिमी भाग है, जो डॉटेड भाग है, यही वेस्ट बैंक कहलाता है। ये वेस्ट बैंक हो गया, ये गोलान हाइट्स हो गया, और ये जो ये भाग है जो भूमध्य सागर है, यही तुम्हारा है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर का ये भाग है, ये एक तरह का लगभग स्थलरुद्ध सागर है, लैंड लॉक्ड सी है। और ये इजराइल था हमारा, ये गोलान हाइट्स है, ये हमारा जॉर्डन रिवर है, ये हमारा वेस्ट बैंक है। अब यहीं पर ये गाजा स्ट्रिप है, ये जो हमने कलर कर दिया ये गाजा स्ट्रिप है। और यहीं पर मिस्र का एक भाग आता है जिसको कहते हैं सिनाई, ये सिनाई प्रायद्वीप है। जब तक ज्योग्राफी में आप इस तरह के लोकेशंस को नहीं देखोगे, नहीं समझोगे, तब तक ना तो आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लायक रहोगे, ना तो आप आईआर पढ़ने के लायक रहोगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी कैसे पढ़ोगे। और अगर मान लो कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में ही हम बात करें, तो जब तक सभी राज्यों का लोकेशन, सभी पर्वत घाटियों, सभी नेशनल हाईवेज, सभी रेलवे जोन्स, सभी पोर्ट लोकेशंस, या जो हमारा कोस्टल एरियाज है, जो हमारे मेजर सिटीज हैं, इंडस्ट्रियल टाउन है, माइनिंग एरियाज है, इनका जब तक लोकेशन आपको नहीं पता होगा, तब तक ना तो आप अर्थशास्त्र पढ़ने लायक रहोगे, ना तो आप समाज पढ़ने लायक रहोगे। मान लो कि आप ट्राइब पढ़ रहे हो, आप सोसाइटी पढ़ रहे हो, तो उसमें ट्राइब पढ़ रहे हो, उसमें प्रजाति पढ़ रहे हो, उसमें धर्म पढ़ रहे हो, धार्मिक समूह पढ़ रहे हो, निर्जातीय समूह पढ़ रहे हो, इथनिक ग्रुप्स को पढ़ रहे हो, उसका भी संबंध ज्योग्राफी से कहीं ना कहीं होगा। ट्राइब कहाँ रहते हैं, जनजाति कहाँ रहते हैं, आप सोचोगे तो कहीं पठार पर, कहीं दुर्गम जगहों पे, कहीं डेजर्ट में ही ये ट्राइब रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से उनका संबंध है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग जब भी आईएएस की तैयारी शुरू करें तो ज्योग्राफी से, मैंने नहीं कहा कि ज्योग्राफी के कोर विषय में आपको जाना है, मैंने कहा कि ज्योग्राफी के कोर विषय में न जाकर के ज्योग्राफी में जो मैपिंग है, जो मानचित्र सीखने की प्रक्रिया है, जो क्षेत्रीय भूगोल होता है, जो प्रादेशिक भूगोल होता है, जो विश्व का भूगोल होता है, जो भारत के राज्यों की संरचना, राज्यों का गठन, राज्यों की भूभौतिक अवस्था, इनका जो अध्ययन होता है, इसको पहले करना चाहिए। तो हम आपके साथ अभी 12 से 15 दिनों तक मानचित्र और विश्व के क्षेत्रीय भूगोल की पूरी संरचना को आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। मुझे आशा है कि आप बहुत ध्यान से ये 15 दिन हमारे साथ बिताओगे, और ये 15 दिन जो आप ज्योग्राफी में विश्व के विषय में जानोगे, वो आपके जीवन में परिवर्तनकारी सिद्ध होगा। और कोई भी दुनिया का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी भूगोल से, मानचित्र से, या भूगोल के जो क्षेत्रीय भूगोल होता है, जो प्रादेशिक भूगोल होता है, जो विश्व का भूगोल होता है, उससे जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसका उत्तर आपको मेरे नोट से मिलना चाहिए, आपको मेरे क्लासेस से मिलनी चाहिए, आप जो पीडीएफ में डाउनलोड कर रहे हो मटेरियल, उससे आपको मिलना चाहिए। और अगर आपको मिलता है तो आप भी मेरे लिए 2 अच्छे शब्द कहना, और मुझे पूरा विश्वास है कि मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हमारी पूरी तैयारी है। आप पढ़ने की कोशिश करो, और सबसे पहले आपको हम समझाएंगे कि हाउ टू बिगिन ज्योग्राफी, भूगोल कैसे शुरू करना है। आईएएस बनने की प्रक्रिया में मूलतः 6 सब्जेक्ट है ना, 6 सब्जेक्ट है आईएएस बनने की प्रक्रिया में। उन्हीं 6 सब्जेक्ट पर कमांड लेना होता है। तो उस 6 सब्जेक्ट के कोर में कौन सा विषय है, तो भूगोल है। क्योंकि भूगोल से पॉलिटिकल साइंस हो, सोशियोलॉजी हो, ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट हो। अब इतिहास में भी आप मॉडर्न एम्पायर पढ़ने जा रहे हो, मान लो इतिहास में भी आप मान लो कि मध्ययुगीन काल का जो राजवंश है उसको पढ़ने जा रहे हो, तो इतिहास के एनसीईआरटी में भी आप देखोगे तो चारों तरफ मैप्स आपको मिलेंगे कि अकबर का साम्राज्य कहां तक फैला हुआ था। तो बिना मानचित्र अवलोकन के आप इतिहास पढ़ने के लायक भी नहीं हो।
आप समाज शास्त्र और नृजातीयता और धर्म और राजनीतिक तंत्र को भी तभी समझ सकते हो जब आपको भूगोल में मानचित्र का ज्ञान हो। तो आपको भूगोल में मानचित्र का ज्ञान और साथ साथ भौगोलिक अवस्थितियों का ज्ञान, साथ साथ उनकी सभी पक्ष, भूगोल के जितने पक्ष हैं, जैसे मान लो कि हिमालय है तो हिमालय में भूगोल के कितने पक्ष हो सकते हैं। ध्यान से सुनना है तुमको कि भूगोल में हिमालय के कितने पक्ष हो सकते हैं। पहला कि हिमालय एक पर्वत है, तो हिमालय की भूगर्भिक संरचना कैसी है, किन चट्टानों से हिमालय बना है, कितनी ऊंचाई हिमालय की है, हिमालय में कितने दर्रे हैं, कितने ग्लेशियर्स हैं, है ना। तो ये पहले आपको पढ़ना है। कौन से पीक्स हैं, कौन से पिनाकल्स हैं, कौन सी चोटियां हैं, सब आपको पढ़ना है। कौन सी घाटियां पढ़नी है। अब ये तो भूगोल का एक पक्ष होता है जिसको हम लोग कहते हैं फिजियोग्राफी, यानी भूभौतिक संरचना, इसको पढ़ते हैं। दूसरे में अब हिमालय पे जलवायु कैसी है, हिमालय के किस भाग में वर्षा ज्यादा है, किस भाग में वर्षा कम है, हिमालय के किस भाग में ग्लेशियर्स ज्यादा हैं, वहां पे हिम फीडिंग ऑफ आइस किस प्रकार का है, वहां ग्लेशियर्स क्यों बन रहे हैं। तो ये जो है ना, ये जलवायु से संबंधित हुआ। फिर हम लोग जाएंगे तो मृदा, हिमालय के किस ढाल पर, किस हिमालय के बृहद हिमालय पर कौन सा मृदा है, तो लघु हिमालय पर कौन सा मृदा है, ये भी पढ़ना होगा। ऊंचाई के साथ मृदा में कैसे परिवर्तन होता है, हिमालय के तलहटी में कौन सी मृदा है, ऊपर जाएंगे तो कौन सी मृदा मिलेगी, ये भी पढ़ना होगा। फिर हिमालय में वनस्पतियां कौन कौन सी है, वनस्पति का मतलब क्या हुआ, वेजिटेशन, तो वेजिटेशन कौन सा है। वेजिटेशन के साथ साथ आपको पढ़ना होगा कि वहां पे उस पूरे हिमालयी क्षेत्र में जीव जंतु कहां कहां कैसे रह रहे हैं, कहां कहां अभ्यारण्य है, कहां अभ्यारण्य है, कहां बायोस्फीयर रिजर्व है। जैसे नंदा देवी का उदाहरण है, तो नंदा देवी एक जैव परिमंडल है, एक बायोस्फीयर रिजर्व है, एक जैव आरक्षित क्षेत्र है, तो नंदा देवी का अध्ययन करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे रिजर्व, टाइगर रिजर्व्स होंगे और बहुत सारे नेशनल पार्क्स होंगे हिमालय के अंदर में, उसका एक सम्यक अध्ययन करना पड़ता है। यानी हिमालय के पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करना पड़ता है। यानी भूगोल आपको क्या पढ़ा रहा है, भूगोल आपको भूगर्भ शास्त्र पढ़ा रहा है, हिमालय का भूगर्भिक संरचना पढ़ा रहा है आपका। भूगोल आपको हिमालय का जलवायु पढ़ा रहा है। भूगोल आपको हिमालय की मृदा और हिमालय का वनस्पति पढ़ा रहा है। और भूगोल क्या करेगा कि वहां के जो भी वन अभ्यारण्य हैं, वहां जो नेशनल पार्क हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जंतु, एनिमल किंगडम है, वेजिटेशन है, उन सब का अध्ययन, सम्यक अध्ययन करवा रहा है। कितना होलिस्टिक हो गया, कितना पूर्ण हो गया। अब हम चलेंगे हिमालय में मानव भूगोल पर। तो हिमालय में ट्राइब्स कौन से हैं, किस पर्वत पे कौन सा ट्राइब है, कौन सी आर्थिक क्रियाएं करते हैं, और कौन सा उनका कल्चर है, क्या उनकी भाषा है, यह भी भूगोल है। तो भूगोल के अंतर्गत हम लोग सिर्फ भौतिक अवस्थिति को नहीं पढ़ते हैं, बल्कि मानवीय दशाओं को भी पढ़ते हैं, मानवीय परिघटनाओं को भी पढ़ते हैं। तो भूगोल के अंतर्गत एक तो भौतिक भूगोल हो गया, दूसरा मानव और आर्थिक भूगोल हो गया। तो भूगोल को कभी भी ना तुम लोग सिर्फ ये मत सोचा करो कि भूगोल सिर्फ और सिर्फ भौतिक भूगोल होगा। भौतिक भूगोल तो है, साथ में मानव और आर्थिक भूगोल भी है। तो भूगोल एक संपूर्ण अध्ययन करवाएगा। अब हिमालय में कौन सी इंडस्ट्रीज लग रहे हैं, यह भी पढ़ना होगा। टी गार्डन्स कहां है, यह भी पढ़ना होगा। हिमालय पर कहां बासमती की खेती हो रही है, पढ़ना होगा। कहां हिमालय पे सैफ्रॉन होता है, जिसको आप हिंदी में केसर कहते हो, कि सैफ्रॉन की खेती कहां पर होती है, वो भी आपको पढ़ना होगा। हिमालय में जो वहां पे एग्रीकल्चर सिस्टम है, जो वहां का क्रॉपिंग पैटर्न है, जो वहां का फसल संयोजन है, सब पढ़ना होगा आपको। तो हिमालय पर कृषि, हिमालय में उत्खनन, हिमालय में इंडस्ट्रीज, हिमालय में नगरीकरण, हिमालय पे बस्तियां कैसे विकसित हो रही है, हिमालय में कौन सी जनजातियां रह रही है, कौन सी संस्कृतियां पल रही है, और हिमालय में नृजातीय संस्कृति कौन कौन सी है, इन सभी विषयों को भूगोल पढ़ाता है। फिर अंत में भूगोल क्या करेगा कि हिमालय की पर्यावरणीय दशाएं कैसी है, हिमालय में डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, हिमालय का क्षरण कैसे हो रहा है, हिमालय के पारिस्थितिक तंत्र का अपघटन कैसे हो रहा है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, मानव के हस्तक्षेप से
हिमालय में किस किस भाग में सर्वाधिक भूस्खलन है, हिमालय के किस भाग में सर्वाधिक भूकंप है, हिमालय में ज्वालामुखी हैं या नहीं, कहां फटेंगे और क्यों नहीं फटेंगे, इन सब की व्याख्या भूगोल करता है। तो भूगोल एक सम्यक कहानी कहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि भूगोल आधार बनेगा तुम्हारे संपूर्ण यूपीएससी की तैयारी का, तुम्हारे संपूर्ण अधिकारी बनने की तैयारी का। और यही कारण है कि भूगोल से इतने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इतने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। बड़ी भ्रामक दशा बना रखी है बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारे छात्रों ने, जो भूगोल के छात्र नहीं हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि भूगोल से ये प्रश्न नहीं आया तो पर्यावरण से आया, भूगोल से प्रश्न नहीं है ये तो एग्रीकल्चर से आया। अरे भाई, पर्यावरण और एग्रीकल्चर को और माइनिंग को, उत्खनन को, उद्योग को आप भूगोल से अलग कैसे कर सकते हो? जनजातियों को, नृजातियों को भूगोल के विषय से अलग कैसे कर सकते हो? आप पॉपुलेशन को, डेमोग्राफी को, जनसंख्या को कैसे अलग कर सकते हो? आप समझो इस बात को। तो भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें कि सब कुछ लगभग समाहित है। और भूगोल के अंतर्गत हम लोग आईएएस की जो बेसिक तैयारी होती है उसको पूर्ण करते हैं। एक उदाहरण, पब्लिक सर्वेंट्स ध्यान से सुनिए, एक उदाहरण और है आपके लिए। मान लो एक हम आईएएस का प्रश्न ले लेते हैं, ऐसे ही आज चर्चा करते हैं ना, छोटी सी। आपके पास बस कॉमन सेंस होना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि आपको बहुत नॉलेज की आवश्यकता है। जिस व्यक्ति में कॉमन सेंस है, जिस व्यक्ति में बौद्धिक क्षमता है, ज्ञान से अधिक बौद्धिक क्षमता है, ज्ञान तो कोई भी इकट्ठा करने लगता है रट रट करके, लेकिन जब उसकी बौद्धिक क्षमता नहीं होगी, उस ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाएगा, तो उसको फल भी नहीं मिलता है। आप लोग कमेंट्स मत लिखिए, आप लोग सिर्फ सुनिए, और कमेंट लिखने से कोई फायदा नहीं होगा आपको। आप ध्यान से सुनिए, क्लास शुरू हो गया है और पूरी तरह आत्मसात हो जाइए आप हमारे साथ। जैसे मैंने कहा कि आईएएस में और पीसीएस में एक प्रश्न आया हुआ है। एक प्रश्न हम बिहार से लेंगे जो आईएएस में आया हुआ है। उस प्रश्न को ध्यान से सुनो, कितना साधारण प्रश्न होता है भूगोल के अंतर्गत। ये ऑप्शनल में भी आया, जीएस में भी आया और मुख्य परीक्षा में आया। यह प्रश्न क्या था कि बिहार में गरीबी है, सब लोग जानता है, भारत का पूरेस्ट स्टेट में से एक बिहार होगा। तो बिहार में जो गरीबी है उसके उन्मूलन के लिए जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, उनमें से कौन से उद्योगों की स्थापना बिहार में की जानी चाहिए? अब यह प्रश्न कोई कहे कि अर्थशास्त्री कर दे, कोई कहे कि तो इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, कोई कहे कि एग्रीकल्चर का प्रश्न है, कोई कहे इंडस्ट्री का प्रश्न है, तो सब गलत। यह प्रश्न भूगोल का मूल प्रश्न है। कैसे? क्योंकि बिहार के क्लाइमेटिक कंडीशंस को जानना होगा, बिहार के सॉइल को जानना होगा, जलवायु को जानना होगा, वहां का जो क्रॉपिंग पैटर्न है, जो वहां पे जो फसल संयोजन है, जो फसल प्रतिरूप है, उसको जानना होगा। तो अगर आप इनको जानते हो, या वहां मिनरल्स कौन से मिलते हैं, तभी ना आप उद्योग की बात करोगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की जहां तक हम बात करेंगे तो उसमें देखो शुगर केन हो सकता है, तो उसमें फ्रूट एंड पल्प इंडस्ट्रीज हो सकता है, उसमें ऑयल सीड इंडस्ट्री हो सकता है, उसमें जैसे बिहार में मूंगफली है, बिहार में बहुत सारा फ्रूट्स का गार्डन है, वहाँ पे ये केचप इंडस्ट्री और ये जो सिरप इंडस्ट्री और मेडिसिन का इंडस्ट्री और मखाना का इंडस्ट्री, वहाँ पे कितने सारे इंडस्ट्री हो सकते हैं जो पूरे भारत को सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वहां पर क्या है, बाढ़ की विभीषिका है, तो सूखा कहीं कहीं पड़ता है, तो नगरों का विकास नहीं है, तो इस कारण से वहां से प्रवसन भी बहुत होता है। तो ये जो संपूर्ण व्याख्या होती है प्रश्न की आईएएस में, इसमें कहीं न कहीं भूगोल का बड़ा दम लगता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन बातों को अच्छे से समझोगे और आपके गुरु हम, और आप हमारे संरक्षण में, आप हम पे विश्वास करके और आप इन चीज़ों को पढ़ो और आत्मसात करो। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका जीवन कभी न कभी जाकर के जरूर बदलेगा और आप सही दिशा में मूव करना शुरू करोगे। सभी विषय बराबर और सभी विषय महान होते हैं, लेकिन एक ऐसा विषय जरूर है जो कि सभी विषयों को अपने अंदर में अंतर्निहित करता है। ज्योग्राफी का मतलब है जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन।
जैक ऑफ ऑल का मतलब क्या हुआ? मास्टर ऑफ नन का मतलब क्या हुआ? कि एक भूगोलवेत्ता हर विषय का विशेषज्ञ नहीं होता। हम समाज शास्त्र के विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन समाज शास्त्र के जैक तो जरूर है। एस नहीं है, लेकिन जैक तो जरूर है। तो समाज शास्त्र को हम पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो भूगोल के अच्छे विद्यार्थी होने का मतलब है कि आप जीएस के बहुत अच्छे विद्यार्थी बन जाते हो। और जनरल स्टडीज में मास्टर ऑफ ऑल नहीं होना है, सामान्य अध्ययन लिखा हुआ है ना। तो सामान्य अध्ययन का मतलब होता है आपको एक जनरल स्टडी करना है, आपको एक सामान्य स्टडी करना है। अगर वो सामान्य स्टडी आप करोगे तो आप भूगोल के आश्रय में आओ। इसीलिए हमने जो पूरी कार्य योजना बनाई है, थैंक यू लिखा किसी ने कि आप पे पूरा विश्वास है। इतनी आस्था और विश्वास दिखाओगे तो हमें भी ऊर्जा आएगी और हम भी बहुत अच्छा करेंगे। और हमारे जितने लोग हैं पूरी टीम में, सब बहुत एनर्जी से भरे हुए हैं, क्योंकि हम भी सब में एनर्जी भरते हैं, उनसे एनर्जी लेते भी हैं। तो जैसे आपसे एनर्जी लिए जा रहे हैं, तो हमने आपको ये समझाया कि भूगोल की एक बड़ी भूमिका होगी। और हम लोग इस कोर्स का प्रारंभ कैसे कर रहे हैं? कोर्स का प्रारंभ कर रहे हैं हम लोग भूगोल में मानचित्र अवलोकन से। और मानचित्र अवलोकन के साथ साथ क्या होगा, हमारा जो उद्देश्य है वो है प्रदेश के भूगोल को पढ़ना। और प्रदेश के भूगोल के पढ़ने का अर्थ क्या है कि हम लोग वहां के भूभौतिक दशाओं को, वहां के जलवायु को, वहां के वनस्पति को, वहां के आर्थिक क्रियाओं को, मानव प्रजातियों को, जनसंख्या को, सबको व्यापक पढ़ेंगे। तो अभी आप लोग जो है ना, इंग्लिश का बैच कब शुरू होगा और क्या कैसे होगा, इसके विषय में आप प्लीज बंद कर दो लिखना। मुझे लगता है कि शायद आज भी कोई ओपन क्लास है जो इस तरह से बाहरी लोग शायद लिख रहे हैं। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा हूं। इससे क्रैक करने के लास्ट स्टेज में हूं, मेरा टारगेट है आईएएस बनना। बहुत अच्छा है। अरे जिंदगी एक बार मिली है। अब जिंदगी एक बार मिली है और आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि दिल्ली में बैठे बैठे हम लोग जो इतने दिन से यहाँ क्या नहीं कर रहे थे, वो आपके साथ सीधे सीधे रूबरू हो गए, आपसे सीधे सीधे जुड़ गए। और जब आपसे सीधे सीधे जुड़ गए टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो आपको इसका फायदा मिलना चाहिए। हमें भी फायदा मिल रहा है कि मुझे जो क्लासरूम में 200 बच्चे देखते थे, आज हजारों बच्चे देख रहे हैं, तो हमें भी फायदा मिला। हमारा भी नाम यश फैलता है ना आपके माध्यम से। आप कहीं जाते हो, 2 शब्द अच्छा कहते हो, अरे यार आलोक रंजन बड़ा अच्छा पढ़ाता है, या अच्छा आदमी है, या कुछ बोलते हो, तो क्या है, यही तो यश लेकर के इंसान आया है और यही लेकर के जाएगा। तो अच्छा लगता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप लोगों से जुड़ना। आप लोग मेरा नाम रोशन नहीं करोगे। लिख रहा है गुरुजी मेरा सपना है आपका नाम रोशन कर। आप आईएएस बनने के बाद अपना नाम रोशन नहीं करते हो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हो, अपने गांव का नाम रोशन करते हो, अपने वंश का परिवर्तन करके आप रख देते हो। आपको पता नहीं है कि एक बार आईएएस या इस तरह के दर्जे में जाने के बाद आपके पूरे फैमिली का, आपके पूरे परिवार का, आपके पूरे गांव का, आपके पूरे छोटे शहर का वो दशा बदल जाती है और लोग आपको पीढ़ियों तक याद करते हैं। ये पूरा एक जनरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है। और पैसा कमाने की जहां तक बात है, प्रॉपर्टी डीलर भी पैसा कमाता है। पैसा कमाना कोई बड़ा उद्देश्य नहीं हो सकता है। बड़ा उद्देश्य वो है जिसके लिए आप हमसे जुड़े हुए हो। और आपका ये जुड़ाव मुझे बहुत ऊर्जा दे रहा है। ज्योग्राफी को शुरू कैसे करते हैं, अब इस पे हम आते हैं। कई प्रश्न भी आ रहे हैं कि ज्योग्राफी पढ़ना कैसे है। हमने आपको ज्योग्राफी की भूमिका समझाई है। अब आपको समझना है कि ज्योग्राफी, हाउ टू बिगिन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी पढ़ें कैसे। तो ये देखो कि ज्योग्राफी पढ़ने के लिए हमने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया है और आपको ये समझना है कि ज्योग्राफी पढ़ना कैसे है। सभी बच्चों का ये प्रश्न रहता है कि भाई ज्योग्राफी पढ़ें कैसे, कहां से शुरू करें, आईएएस की तैयारी कहां से शुरू करें, आईएएस की तैयारी यहां से शुरू करें। अब आइए और देखिए कैसे तैयारी करना है आपको। तो सबसे पहले तो आपको हर व्यक्ति बताता होगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ें, आप एनसीईआरटी पढ़ें। अब एनसीईआरटी का मतलब है कि आपको एनसीईआरटी का एक कॉम्बिनेशन पढ़ना है। अगर आप एनसीईआरटी उठाओगे और पहले चैप्टर से शुरू हो गए, कोई बोलेगा 6 से 10 तक पढ़ लो, कोई बोलेगा 6 से 12 तक पढ़ लो, कोई बोलेगा पूरा ही पढ़ जाओ, कोई बोलेगा एनसीईआरटी रट जाओ।
हमने आपके लिए एनसीईआरटी का एक कॉम्बिनेशन बनाया है, एक स्ट्रक्चर बनाया है, और वो जो स्ट्रक्चर है ना उसको आप फॉलो करोगे तो एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत सरल भी हो जाता है, और एनसीईआरटी को पढ़ने के क्रम में आपको बहुत मजा भी आएगा और प्रश्न भी सॉल्व होगा। ये तो आप समझते हो ना कि क्लास 6 से लेकर 12 की एनसीईआरटी जो कुल संख्या होगी वो कम से कम 10 एनसीईआरटी हो जाती है, और 10 एनसीईआरटी अगर नई ले लें और पुरानी ले लें तो 20 एनसीईआरटी हो जाती है। अब 20 एनसीईआरटी को अगर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो अगर 5 दिन भी एक एनसीईआरटी पे लग गया तो 100 दिन तो यही निकल गया ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में, तो ये तो तरीका सही नहीं है ना। प्लस आपको अभी कम से कम 6 विषयों का एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, 5 विषयों का एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। तो 5 विषयों का एनसीईआरटी हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं भाई, उसमें तो कितने सारे एनसीईआरटी आ गए। तो एनसीईआरटी को पढ़ने का एक कॉम्बिनेशन आपको बता रहे हैं, उसको ध्यान से देखो। ज्योग्राफी से शुरू करते हैं कि ज्योग्राफी का जो भाग होगा वो होगा, ये है हमारा ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी को पहले हम लोग कई सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं, इसको कई भागों में बांट लेते हैं। ज्योग्राफी के कई भाग होंगे। सबसे पहला भाग क्या होगा, तो सबसे पहले हम चलते हैं वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी, यानी विश्व का प्रादेशिक भूगोल। विश्व का प्रादेशिक भूगोल, और विश्व का प्रादेशिक भूगोल है तो इसी में हम लोग विश्व मानचित्र, विश्व का मानचित्र और प्रादेशिक भूगोल को पढ़ेंगे। हम आपको फिर से एक बार और समझा देते हैं कि जब हम लोग भूगोल का प्रारंभ करेंगे या आईएएस की तैयारी प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए कि हम एटलस और मैप को पूरी तरह से विश्व के लिए, भारत के लिए पढ़ लें। और जैसे ही अगर आप विश्व के मैप को पढ़ लेते हो, चारों तरफ अच्छे से कर लेते हो, आप तैयार हो। तो हमारा जो 15 दिन अभी निकलने वाला है ये विश्व के मानचित्र को पढ़ने में और विश्व के प्रादेशिक भूगोल को पढ़ने में। प्रादेशिक भूगोल का अर्थ क्या था? इसका अर्थ था कि आप भूभौतिक प्रदेश को, पहाड़ पर्वत को पढ़ना है, नदी नाले को पढ़ना है, ये तो पढ़ना है भूभौतिक में। उसके बाद आपको पढ़ना है जलवायु, इसके बाद आपको पढ़ना है वनस्पति मृदा, इसके बाद आपको पढ़ना है वहां के मानव की आर्थिक क्रियाएं, सब पढ़ना है। मानव की राजनीतिक क्रियाएं, सब पढ़ना है आपको। पर्यावरणीय संकट कौन से हैं? मान लो हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जो जंगल हैं, अभी जंगल का नाम हम मैलियस स्क्रब नहीं लेंगे, आप घबरा जाओगे। तो ऑस्ट्रेलिया में जो जंगल है, जो वहां मेडिटेरेनियन, जो वहां भूमध्य सागरीय जंगल है, वो जंगल जिनके जो अर्ध शुष्क दशाओं में है, वहां पर आग लग गई। अब आग लगने के कारण क्या थे? तो कारण अल नीनो से जोड़ा गया। तो अल नीनो अभी आपके समझ में नहीं आएगा। तो सवाल यह है कि आप धीरे धीरे करके ही प्रोग्रेस करोगे ना। तो आप ऑस्ट्रेलिया का पहले मैप, फिर वहां का फिजियोग्राफी, फिर वहां का जलवायु, फिर वहां का आर्थिक क्रिया, फिर हम लोग ये पर्यावरणीय संकट में और जलवायु परिवर्तन में और जो ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन हो रहा है, उसमें जाएंगे। कमेंट शो हो रहे हैं। कमेंट आपके शो हो रहे हैं, आप घबराओ मत। लेकिन अगर आपके कमेंट्स को हम पढ़ेंगे तो फिर आपको क्या पढ़ाएंगे, आप ये बताओ। आप लोगों को थोड़ा समझना होगा कि आपको बिल्कुल कमेंट नहीं करना है। आपको कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, और कमेंट अब नहीं करोगे। कमेंट बिल्कुल नहीं करो। हम सब देख रहे हैं कमेंट। हम कहां छुपे थे? हम यहीं छुपे थे, इसी दुनिया में थे। आप छुपे थे हमसे। चलो, तो वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी और विश्व का मानचित्र ये हमारा पहला उद्देश्य होगा। अब इसको पढ़ना कैसे है और इसमें कौन सी एनसीईआरटी पढ़ी जानी चाहिए उसको देखते हैं। तो हम लोग इसमें कहां से शुरू करेंगे? ओल्ड एनसीईआरटी। ओल्ड एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी का मतलब है जो एनसीईआरटी 2000 में पब्लिश हुई, या 2005 में, 2000 से लेकर 2005 तक जो एनसीईआरटी चलती रही है, इसको हम लोग कहते हैं ओल्ड एनसीईआरटी। तो ओल्ड एनसीईआरटी में हम लोग क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8, ये 3 एनसीईआरटी का कॉम्बिनेशन बनेगा।
और जब आप ये पढ़ लोगे तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि न्यू एनसीईआरटी एक उठाएंगे और ये एनसीईआरटी होगा क्लास 12 पार्ट 1। ध्यान से देखो इसको और ध्यान से देख करके याद करो और नोट करो आप कि आपको कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है 6, 7, 8, क्योंकि इसमें हमारे वर्ल्ड रीजन्स का, हमारे कॉन्टिनेंट्स का, महाद्वीपों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है और बहुत अच्छे मानचित्र भी बने हुए हैं। तो ये मानचित्र और ये सब देख करके आपको पढ़ना शुरू करना है। तो ओल्ड एनसीईआरटी जैसे क्लास 6 की बात करते हैं तो क्लास 6 एनसीईआरटी में आप देखोगे तो कहां से शुरू हो रहा है? ये शुरू हो रहा है कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, ग्लोब क्या है, और चैप्टर्स में आप आगे बढ़ोगे तो छोटी छोटी भौतिक भूगोल की छोटी छोटी अवधारणाएं, मैप क्या है, ऐसे ऐसे सरल शब्द मिलेंगे बच्चों वाले, आपको सीखना है वहां से। फिर आप आगे जाओगे तो मिलेगा अफ्रीका एज ए कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं, अफ्रीका की औसत ऊंचाई क्या है, अफ्रीका में कौन कौन से पर्वत हैं, अफ्रीका में कौन सी नदियां बह रही है। बड़ा ही सिंपल और बहुत ही मनोरंजक एनसीईआरटी है पुरानी वाली। आगे बढ़ोगे तो फिर आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, फिर मिलेगा एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका को व्हाइट कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं, एंटार्क्टिका को कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस क्यों कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया बड़ा है या ग्रीनलैंड, मैप में क्या दिखता है कि ग्रीनलैंड बड़ा है ऑस्ट्रेलिया छोटा है, इसका रहस्य क्या है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वास्तव में ग्रीनलैंड से कई गुना बड़ा है। तो ये सारा चीज एनसीईआरटी में है, इसमें किसी शिक्षक की कोई बड़ी भूमिका नहीं होगी, हम तो उससे हायर लेवल आपको ले जाएंगे, उसके आगे आपको बढ़ाना है। एनसीईआरटी को भी पढ़ाएंगे, बेसिक भी पढ़ाएंगे, बिल्कुल आधारभूत चीजों को पढ़ाएंगे, लेकिन फिर आपको ऊपर ले जाना होगा ना, आपको लिफ्ट करना होगा। आप भी अपने आप को लिफ्ट करोगे, मुझे भी करना होगा, आपको लिफ्ट करना होगा। अब जो ये हमने कॉम्बिनेशन आपको बताया कि वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी विश्व मानचित्र के साथ पढ़ना है, इसमें आपको 4 एनसीईआरटी पढ़ना है। नई एनसीईआरटी है ये, क्लास 12 पार्ट 1 नई एनसीईआरटी है। इसको कहते हैं मानव एवं आर्थिक भूगोल। तो मानव एवं आर्थिक भूगोल वाली एनसीईआरटी को उठाओ और ये 3 एनसीईआरटी को उठाओ। ये 4 एनसीईआरटी का एक कॉम्बो है। कैसे मैकडॉनल्ड में एक कॉम्बो मिलता है कि आपके बर्गर के साथ थोड़ा सा चिप्स मिल गया, थोड़ा सा फिंगर चिप्स मिल गया, थोड़ा सा एक ड्रिंक्स का बोतल रख दिया सामने, तो एक कॉम्बो बन गया आपका। तो कॉम्बो में मजा आता है ना, वैसे ही है ये कॉम्बो है, ये मजा आएगा आपको। अब इसमें एक एटलस की भी आपको जरूरत पड़ेगी। वो एटलस क्या होगा? वो एटलस होना चाहिए आपके पास टीटी के एटलस आप ले सकते हो, और आपके पास चांद एटलस हो या कोई भी एटलस हो, आप उसको भूल जाओ। और अगर टीटी के एटलस नहीं मिल रहा है तो आप ऑक्सफोर्ड ले लो, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस आप ले सकते हो। एक ही एटलस लो, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस ले लो या टीटी के एटलस ले लो। वैसे तो हायर लेवल पे जाने के बाद ब्लैक स्वान एटलस ज़्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं। ऑप्शनल वाले बच्चों के लिए ब्लैक स्वान एटलस या फिर ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस, इस तरह के एटलस का प्रयोग किया जाता है। नाटमो एटलस, इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन आप जीएस के बच्चों को जो बिगिनर्स हो, आपको ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस लेना है। तो एक एटलस और 4 एनसीईआरटी, आपकी कहानी शुरू, आपका जर्नी शुरू हो गया। आपकी जर्नी जब शुरू हो जाएगी तो आप फिर आगे धीरे धीरे बढ़ोगे। तो ज्योग्राफी का पहला भाग हमने आपको क्या बताया, यह है वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी। अब जो बच्चे इंग्लिश पढ़ सकते हैं, जिन बच्चों में ये प्रतिभा है कि अंग्रेजी को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और अंग्रेजी थोड़ा बहुत लिख भी लेते हैं, उन बच्चों के लिए होली फेथ एटलस और इस तरह का जो एटलस मिलता है ना आपके स्कूल में, और हम लोग आईएएस वाले टीचर उसी एटलस का प्रयोग करेंगे जिस एटलस से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। उस एटलस का प्रयोग करेंगे जो यूपीएससी रेफर करती है,
उस एटलस का प्रयोग करना शुरू कर दो जो जेएनयू में, डी स्कूल में, बड़े बड़े स्कूल्स और कॉलेजेस में चलते हैं। अब आप अपने छोटे शहर और गांव और वहां का जो लोकल एटलस है या जो स्टेट का एटलस है, जो रीजनल एटलस है, उसके माया मोह से आपको बाहर निकलने की आवश्यकता है। मुझे आशा है आप समझ रहे होगे। आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? आपको वही बुक पढ़नी चाहिए ना जिस बुक से यूपीएससी या पीसीएस एग्जामिनेशन में प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाएं। उन किताबों को पढ़ना है। इसीलिए मैंने कहा एनसीईआरटी पढ़ना है, इसीलिए मैंने कहा ऑक्सफोर्ड एटलस पढ़ना है। नाम से समझ में नहीं आ रहा है ऑक्सफोर्ड? तो जब ऑक्सफोर्ड इतना बड़ा नाम है यूनिवर्सिटीज का, तो उसके एटलस को पढ़ा जाएगा। वही यूपीएससी रेफर करती है। आपका उद्देश्य पढ़ना नहीं है। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि आपका उद्देश्य लर्निंग सिर्फ नहीं है। आपका उद्देश्य है कि आपको आईएएस बनना है, आपको अधिकारी बनना है, आपको पीसीएस में क्वालिफाई करना है। तो जब तक आप हमारे बताए गए रेफरेंस को नहीं पढ़ोगे तो बहुत बुरा होगा। ओल्ड एनसीईआरटी कहां मिलेगा? और ओल्ड एनसीईआरटी तो इंटरनेट पे भी उपलब्ध है, आप डाउनलोड कर लो। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं बन गई हैं जो ओल्ड एनसीईआरटी का पीडीएफ बना करके डाल देती हैं। हम भी आपको ओल्ड एनसीईआरटी का पीडीएफ बनवा करके डाल देंगे अगर आपकी तरफ से डिमांड आएगा तो। हम तो हैं ही आपके लिए। और दिल्ली में जो मुखर्जी नगर का एरिया है या करोड़ बाग का एरिया है, यहां पर सभी बुक स्टॉल्स में ओल्ड एनसीईआरटी बेचे जाते हैं। सब जगह मिलता है ये। उसका फोटोकॉपी मिलेगा, पुरानी एनसीईआरटी का सिर्फ और सिर्फ फोटोकॉपी मिलेगा। खैर, तो ये 6, 7, 8 एनसीईआरटी का एक कॉम्बिनेशन हो गया हमारा वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी का। इसको अब ये भूगोल का पहला पार्ट था, अब भूगोल के दूसरे पार्ट में चलते हैं। तो भूगोल के दूसरे पार्ट में भूगोल का दूसरा डिवीजन है ये। दूसरा डिवीजन है फिजिकल ज्योग्राफी। आपको भी लिखते रहना है, स्क्रीनशॉट नहीं लो। स्क्रीनशॉट का फायदा नहीं होगा जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे, जब तक आप लिखने की आदत नहीं डालोगे, तब तक आपका मेमोरी बॉक्स स्ट्रांग नहीं होगा। आपको ये समझना होगा, जितना लिखोगे उतना ज्ञान बढ़ता है। एकदम सुंदर सुंदर कॉपी लाओ, वाइट पेजेस खरीद करके लाओ। पैसा कुछ खर्च होता है, होने दो, कंजूसी मत पड़ो, क्योंकि तुम इतना बड़ा सपना देख रहे हो और छोटी छोटी 10, 20, 50, 100 रुपए की जो जिद होती है इंसान की, आप अपने पेरेंट्स को भी समझाओ। हम भी आपके पेरेंट्स से एक वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। आप उनको हमारा वीडियो जरूर दिखाना कि पापा आप देखो, माँ आप देखो, सर कुछ ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि पेरेंट्स का बड़ा रोल होता है हमारे बड़े सक्सेस के पीछे। हम भी तो एक छोटे से जगह में पैदा लिए, तो हमारे माता पिता ने सपना देखा कि हमारा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। मुझे दिल्ली भेज दिया पढ़ने के लिए और जमीन तक बेच करके पढ़ाया गया। तो आज देखो कि उसका फल कितना बड़ा मिलता है। तो इसी तरह से हम पेरेंट्स से भी हम बात करेंगे, उनको भी हम प्रेरित करेंगे। उनको जमीन बेचने नहीं कहेंगे भाई, उनको बस एक होता है ना कि एक उदारता पूर्वक, जहां पे आप 10 रुपया खर्च कर रहे हो, वहां पर 1 रुपया एक्स्ट्रा खर्च करने से शायद गुणवत्ता में विकास हो जाए। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप बहुत सुंदर सुंदर पेजेस और कॉपी और नोटबुक बनाने की तैयारी करो। और वो जब आप तैयार करोगे तो आपको ही पढ़ने में सहूलियत होगी, आपको ही पढ़ने में बहुत मजा आएगा। इंग्लिश में एटलस लेना चाहते हो तो इंग्लिश में एटलस लो। ज्यादा जो भी अच्छी एटलस है ना, सब इंग्लिश में आती है। और एक बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि इंग्लिश में अगर हम किताबों को खरीदते हैं तो उसमें ज़्यादा ऑथेंटिसिटी है, उसकी प्रामाणिकता ज़्यादा है। तो मेरे पब्लिक सर्वेंट्स, आपको ये समझना होगा कि इंग्लिश के जो मटेरियल है, इंग्लिश के जो रेफरेंस बुक्स हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और हम आपको कह भी रहे थे कि वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में जो व्यक्ति इंग्लिश पढ़ सकते हो, अंग्रेजी पढ़ सकते हो, तो उन व्यक्ति के लिए था कि जैसे यहाँ देखो, मैंने बताया ना कि वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में आपको मैंने एनसीईआरटी और ऑक्सफोर्ड का एक कॉम्बिनेशन बताया। अब जो लोग इंग्लिश पढ़ सकते हो वो इसी में एक किताब और ऐड कर सकते हो। हम कहाँ लिखें? यहां लिख देते हैं, ये जीसी लियोंग इसका पार्ट 2, जीसी लियोंग का पार्ट 2। यहां ध्यान से देखो और इसको नोट डाउन कर लो
कि ये जीसी लियोंग LEONG लियोंग पार्ट 2। जीसी लियोंग की एक पतली सी किताब आती है, बहुत ही पतली किताब है, इसका टाइटल है सर्टिफिकेट टू ज्योग्राफी। यानी अगर इस किताब को आप पढ़ते हो तो आप यू बिकम ए सर्टिफाइड ज्योग्राफर। वतन लिख रहे हैं कि इतने कम पैसे में आपसे पढ़ना मुझे आश्चर्य हो रहा है। आप आश्चर्य मत करो, आप पढ़ो, ये सच है और आप बिल्कुल मेरे सामने हो और आप मुझे सुन भी रहे हो, तो ये एक सच है कि आप हमसे पढ़ रहे हो। और जीसी लियोंग पर हम बात कर रहे थे, तो जीसी लियोंग की किताब का 2 पार्ट है। इंग्लिश में किताब आती है, हिंदी में नहीं आती है। अब हिंदी वाले बच्चे घबराओ मत, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप न्यूज़पेपर को उठाओ, अंग्रेजी वाले न्यूज़पेपर को उठाओ, हिंदू न्यूज़ को उठाओ और उसका एक आर्टिकल पढ़ो तो आपके पहले दिन कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मान लो कि आप उससे कम से कम 30-40 अंग्रेजी के शब्दावली को नोट डाउन कर लो, उतार लो। तो अगर आप 30-40 शब्दों को उतार लोगे और उसका हिंदी अर्थ लिख लोगे और उसको दिन में 2-3-4 बार देखना चाहिए। अरे भाई जुनून होना चाहिए ना, काम कैसे नहीं होगा, जुनून पैदा करो ना। तो जब तक आप उसको बार बार देखते रहोगे वो शब्द आपको याद होने लगेंगे। अगले दिन न्यूज़पेपर आया, आप फिर आर्टिकल्स पढ़ो तो जो पिछले न्यूज़पेपर में जो 40 शब्द आपने लिखे थे उसमें से 15 शब्द रिपीट हो गए, वो 15 शब्द 20 शब्द रिपीट हो गए, यानी आपको 15-20 शब्द नए मिले। तो आपके शब्दों की संख्या कितनी हुई? 60। अब क्या करना है, अगले फिर न्यूज़पेपर में पढ़ोगे तो 60 शब्दों में से 40 हो गए रिपीट, नए शब्द कितने मिले? 10। ऐसे करते करते आपके पास 400 से 500 शब्दों का एक समूह बन जाएगा। और अगर उन शब्दों का अर्थ आपको पता है तो आपको अंग्रेजी समझ में तो आने लगेगी, ग्रामर में समस्या होगी, लिखने में समस्या होगी, लेकिन ना आपको ग्रामर सीखना है अंग्रेजी में, ना आपको लिखना सीखना है ज्यादा अंग्रेजी में, सामान्य लिखना है जैसे आप लिखते हो। लेकिन अंग्रेजी के शब्दावली को पकड़ लोगे तो आपको न्यूज़पेपर में और अच्छी किताबों को पढ़ने में बड़ी सहूलियत मिलेगी, आप उसका अर्थ निकाल पाओगे और तभी IAS बन पाओगे। ये तो एक शर्त है कि आपको न्यूज़पेपर से अंग्रेजी के शब्दों को निकाल करके उसको रोज पढ़ना है, उसको याद करना है। हमारे क्लास में इस तरह की कुछ जो बातें हैं, जो रहस्य हैं यूपीएससी का, वो आपको लगातार मिलते रहेंगी और आप उसको आत्मसात करते रहोगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो न्यूज़पेपर से अंग्रेजी के शब्दों को लिखना, इस काम को शुरू करो, ये काम शुरू करना बहुत जरूरी है। तो जीसी लियोंग का पार्ट 2 भी पढ़ोगे तभी आपका वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी तैयार हो जाएगा। तो ये बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है। इससे अधिक और मेरे लेक्चर्स होंगे, मेरे PDF होंगे, मेरे क्लास नोट्स होंगे, तो उससे अलग हट करके कुछ भी नहीं होगा। इतना ज्ञान बहुत सफिशिएंट होगा आपके लिए कि आप कि आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठो, SSC और बैंकिंग तो आपके लिए वो हलवा हो जाएगा, चटनी हो जाएगा, तो आसान हो जाएगा। उसका अर्थ यह है कि आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ चुके थे और यहां हम आपको दर्शा रहे थे कि फिजिकल ज्योग्राफी सेकेंड पार्ट है भूगोल का। भूगोल का पहला पार्ट क्या था? वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी एंड मैपिंग। फिर भूगोल का दूसरा पार्ट है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए क्या करना है, NCERT का कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है, उस पर बात की जा रही है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग कॉम्बिनेशन बनाएंगे। सबसे पहले तो क्या करना है कि NCERT 6, 7, 8 आप पढ़ चुके हैं, तो NCERT ओल्ड क्लास 9 मेरे अनुसार ये बहुत ही शानदार NCERT है, ओल्ड NCERT क्लास 9। इस NCERT का मैजिक क्या है कि इस NCERT में पर्यावरण पर भी लिखा हुआ है, इकोसिस्टम पर भी लिखा हुआ है, जैव मंडल पर भी लिखा हुआ है, और जो भौतिक भूगोल की मूल संकल्पनाएं हैं उसका बड़ा ही सरल प्रस्तुतिकरण है, बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको मिलेगा।
तो जब आपको ये चीज़ें इतनी सिंप्लीफाइड मिल रही हों ओल्ड एनसीईआरटी के माध्यम से, तो आप उसको जरूर पढ़ो। ये एनसीईआरटी तो पढ़ना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। और इस एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद आप फिर मूव करोगे क्लास 11 पार्ट 1 न्यू एनसीईआरटी। और जब इसको आप पढ़ लेते हो तब तीसरे में आता है क्लास 11 पार्ट 1 ओल्ड एनसीईआरटी। ये डेडली कॉम्बिनेशन है। ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों के फिजिकल पार्ट को अगर पढ़ लिया जाए और मेरी क्लासेस और क्लास नोट्स को कंबाइन किया जाए तो आपके ऑप्शनल का भी 60-70% हो जाता है। ये इतना पावरफुल एनसीईआरटी लिखा हुआ है, ये तो हर व्यक्ति आपको बताएगा कि ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी का कॉम्बिनेशन करना बहुत जरूरी है फिजिकल में। देखो, एक क्या है कि एक ही एनसीईआरटी को 2 बार पढ़ो, ये तो है कि एक ही एनसीईआरटी को 2 बार हम पढ़ते हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि उसी एनसीईआरटी को हम अगर 2 बार ना पढ़ करके 2 एनसीईआरटी को अलग अलग पढ़ लें तो हमारा एफर्ट भी बराबर हुआ। कुछ चीजें रिपीट होकर के भी हम सीख पाते हैं, कुछ नई चीजों को भी हम सीख पाते हैं। जैसे ओल्ड एनसीईआरटी में जाओगे तो उसका क्लाइमेटोलॉजी वाला पार्ट बहुत सुंदर है, ओशनोग्राफी वाला पार्ट बहुत ही अद्भुत है। उसमें आप जाओगे तो लैंड फॉर्म वाला पार्ट बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है ओल्ड एनसीईआरटी में। न्यू एनसीईआरटी में आओगे तो न्यू एनसीईआरटी में जो नए सिद्धांत जो प्रचलित हो गए हैं, जैसे बिग बैंग थ्योरी, जैसे बिग बैंग थ्योरी है, जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो इस तरह के जो नए सिद्धांत हैं ये पुरानी एनसीईआरटी में नहीं मिलते। इनको पढ़ने के लिए आपको नई एनसीईआरटी का प्रयोग करना ही होगा। इसलिए मैंने पहले क्या लिखा, नई एनसीईआरटी, फिर हमने लिखा पुरानी एनसीईआरटी। सबसे पहले आप ओल्ड 9 का एनसीईआरटी पढ़ोगे, फिर न्यू एनसीईआरटी पढ़ोगे, फिर आप ये थर्ड है 11 पार्ट 1 ओल्ड एनसीईआरटी आप पढ़ोगे। तो ये 3 एनसीईआरटी का सुंदर कॉम्बिनेशन। और जो मैंने एक बुक आपको बताई थी जी.सी. लियोंग, तो जी.सी. लियोंग की जो किताब है इसका पार्ट 1 पढ़ना है। जी.सी. लियोंग की किताब एक ही है, उसी के 2 भाग हैं। तो पहले भाग में भौतिक भूगोल है, दूसरे भाग में विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों का वर्णन किया गया है। तो जो प्राकृतिक प्रदेश हैं वो हम लोग वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी के साथ पढ़ेंगे, और इसका जो पार्ट 1 है वो भौतिक भूगोल है, वो हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इस तरह से कुछ कॉम्बिनेशन बनाना है। अब चलते हैं भूगोल का जो तीसरा भाग है। जो इसका तीसरा भाग है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है आपका इंडियन ज्योग्राफी पार्ट 3, इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्यादातर प्रश्न आईएएस में और पीसीएस में इंडियन ज्योग्राफी से ही पूछे जाते हैं। अब इंडियन ज्योग्राफी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका मूल कारण क्या है? क्योंकि आप इंडियन हो, आप भारतीय हो, तो अगर आप भारतीय हो तो भारत के विषय में आपकी जानकारी बहुधा होनी चाहिए, बहुत अधिक जानकारी होनी चाहिए। अब भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय कृषि, भारतीय संसाधन, भारत का उद्योग, ये सब, भारत में प्रादेशिक नियोजन, भारत में बस्तियां, भारत में अधिवासीय क्षेत्र, भारत की जनसंख्या, भारत की निर्जातीयता, भारत के जनजाति, सब भूगोल के अंतर्गत आता है। तो ये एक बड़ा, भारत में पर्यावरणीय संकट, सब, भारत में प्रदूषण के उपाय, ये सारा भारत के भूगोल के अंतर्गत आता है। तो आप देखोगे कि मुख्य परीक्षा में भी हो और जो पीटी का एग्जामिनेशन होता है उसमें भी 2/3 प्रश्न, 50% से 60-65% तक प्रश्न भारत के भूगोल से ही पूछे जाते हैं। यानी विश्व के भूगोल को पढ़ने से, भौतिक भूगोल को पढ़ने से लगभग 1/3 प्रश्न सॉल्व होगा, और 50% प्रश्न जो सॉल्व होंगे वो भारत के भूगोल से होंगे। इसलिए मैंने कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। आप देखो कि इंडियन ज्योग्राफी में हम लोगों को शुरू कैसे करना है। तो पहले तो आपको करना है क्लास 10
ओल्ड एनसीईआरटी। हमने ओल्ड और न्यू का एक अद्भुत कॉम्बिनेशन बनाया है। इस कॉम्बिनेशन को पढ़ने से ही आपको मजा भी आएगा और चीजें आप ग्रैस्प भी कर पाओगे, आपके कंट्रोल में भी होंगी। तो ये क्लास 10 ओल्ड एनसीईआरटी है। अब इसके बाद ये तो पहला है, सेकंड इंडिया में पढ़ना है क्लास 11 पार्ट 2 न्यू एनसीईआरटी प्लस 12 पार्ट 1 ओल्ड एनसीईआरटी। और ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये है भारत के भौतिक भूगोल के लिए। ये भारत के भौतिक भूगोल के लिए है। ये भारत के भौतिक भूगोल का कवरेज देगा, क्लास 11 पार्ट 2 और क्लास 12 पार्ट 1 ओल्ड। बहुत ध्यान से देखना है और बहुत ध्यान से समझना है कि कौन कौन सा एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, किस कॉम्बिनेशन में पढ़ना है। आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत होगी। तो आपको ये क्लास 2 वाली बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी का कॉम्बिनेशन नंबर 3। तो इसमें आएंगे हम लोग क्लास, ये है क्लास 12 पार्ट 2 ओल्ड प्लस 12 पार्ट 2 न्यू। और ये जो दोनों एनसीईआरटी का कॉम्बिनेशन बनेगा, ये सॉल्व करेगा हमारा ह्यूमन एंड इकोनॉमिक, यानी मानव एवं आर्थिक भूगोल जो भारत का होगा उसको सॉल्व करेगा हमारा ये तीसरा क्लास 12 का दोनों एनसीईआरटी पार्ट 2। अब आपको ये समझना है कि भारत के भूगोल को हमने दो भागों में बांटा है। एक भौतिक भूगोल हो गया, एक ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया। क्लास 10 क्या है ना कि एक सिंपल भारत का वर्णन करेगा, और इस क्लास 10 वाले में आपको फिजिकल भी मिलेगा, आपको ह्यूमन भी मिलेगा, आपको इकोनॉमिक भी मिलेगा। तो ये एक बेसिक रीडिंग है, और उस बेसिक रीडिंग के बाद आप सीधे हायर रीडिंग पे आप शिफ्ट करोगे तो भौतिक और ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन आपको पढ़ना होगा। ये आपका भारत का भूगोल का पूरा जो आपकी जो नीड है उसको खत्म कर देगा, प्लस मेरी क्लासेस और जो पीडीएफ में नोट्स आपको मिलने वाला है, प्लस हम लोग जो बहुत सारा टेस्ट और प्रैक्टिसेस करेंगे, उन सबको मिला करके ये काम पूरा हो जाएगा। तो आपको कोई बहुत किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, और एनसीईआरटी और हमारा पीडीएफ और ये सब मिलकर के आप विश्वास करो कि इससे ज़्यादा मटेरियल कहीं उपलब्ध नहीं होगा। और जो भी भारत में जो भी किताबें मिल रही है, विदेश की जितनी किताबें मिलती है, हमारे पास देखो अंबार लगा हुआ है फोटोकॉपी का किताबों का, तो ये सब निकाल करके पढ़ करके ही आपके लिए जो चीज़ें हैं उसको निकाल करके लाएंगे या लाते रहे हैं आज तक। अब हम चलते हैं भूगोल के पार्ट 4 पर। पार्ट 4 ज्योग्राफी का क्या है, तो ये है आपका इन्वायरमेंट। इसको हम लोग लिख सकते हैं बायो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। इसी को लेकर के बहुत लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं और बोलते रहते हैं कि भाई इन्वायरमेंटल साइंस से क्वेश्चन आ रहा है, एग्रीकल्चर साइंस से क्वेश्चन आ रहा है। ये उनकी मूर्खता है। और जब आप मेरे साथ yes Basit, we do have provisions for English medium classes, and I will be coming out with my English medium batch on 25th November not 20th November, 25th November. ओके, बायो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी पे आप आओ। तो बायो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में ये जो सेक्शन है ना, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होते जा रहा है, और बड़ा ही ये ऐसा सेक्शन हो रहा है जहां से जो प्रश्न आ रहे हैं वो उन प्रश्नों का समाधान सामान्य किताबों में मिल ही नहीं रहा है। तो इसके लिए कुछ विशेष करने की आवश्यकता होती है, और विशेष कक्षाओं की भी आवश्यकता होती है। और मुझे लगता है कि बायो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में ज्योग्राफी के टीचर के साथ साथ अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टीचर जो साइंस, जनरल साइंस का भी अच्छा नॉलेज रखता हो, उन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन बनाया जाए तब शायद ये सबसे अच्छा होगा। और हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम अपना प्रदर्शन करें आपके आगे या कोई दूसरा व्यक्ति करे। हमारा उद्देश्य है कि आपका कार्य कैसे सफल होता है
तो हम और जो साइंस टेक के टीचर होंगे उन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में, ताकि मान लो ऐसा है ना, प्लांट है, मान लो वनस्पति है, तो उसका वितरण उस किस भौगोलिक दशाओं में क्या होगा, वहां जलवायु क्या होगी, वहां मृदा क्या होगी, ये तो हम पढ़ाएंगे आपको। लेकिन उस प्लांट के जेनेटिक्स पर अगर जाना होगा तो साइंस वाले जो बॉटनी के जो टीचर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको ज्ञान होता है, तो उनसे भी कुछ क्लासेस आपको दिलवानी पड़ेंगी। तो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के लिए थोड़ा सा एक स्पेशलाइजेशन का आवश्यकता हो रहा है आजकल। बायोलॉजी सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको क्लास 9 ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है। ये मैंने इस एनसीईआरटी का रेफरेंस मैंने आपको पहले भी दिया, फिजिकल ज्योग्राफी में दिया, और उसी एनसीईआरटी को दोबारा रेफर कर रहे हैं। यानी ये एनसीईआरटी तो आपका पहले से पढ़ा हुआ है ही, कोई एफर्ट नहीं लेना है। इसके बाद आपको जाना है बायोलॉजी क्लास 12 न्यू एनसीईआरटी, लास्ट 6 चैप्टर्स। जो लास्ट के 6 चैप्टर हैं बायोलॉजी 12th क्लास का एनसीईआरटी। वैसे चूंकि आपको जीएस भी पढ़ना है, हम तो कहेंगे कि बायोलॉजी का एनसीईआरटी जो क्लास 12 का है उसको पूरा ही पढ़ डालो। लेकिन सिर्फ अगर इन्वायरमेंट इकोलॉजी को अप्रोच करना है तो लास्ट के जो 6 चैप्टर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 8 से शुरू हो रहा है, तो चैप्टर 8 के बाद जो आगे चैप्टर्स हैं वो सब आप पढ़ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बायोलॉजी का एनसीईआरटी पढ़ना है, ज्योग्राफी का एनसीईआरटी पढ़ना है क्लास 11 का, और इसके अलावा जो एक आता है फिजिकल इंडिया एंड इन्वायरमेंट, जो आप फिजिकल ज्योग्राफी में इंडिया वाले में पढ़ चुके हो, तो वहां भी इन्वायरमेंट आपका हो जाएगा। फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड इन्वायरमेंट, इंडिया एंड इन्वायरमेंट करके है ना फिजिकल ज्योग्राफी में, न्यू एनसीईआरटी में, तो वो आप वहां पढ़ ही चुके हो। तो एक एनसीईआरटी ये हो गया, दूसरा एनसीईआरटी हो गया। तीसरा आपको क्या करना है कि इग्नो का मटेरियल आप डाउनलोड करोगे। इग्नो का मटेरियल हमारे वेबसाइट पे भी उपलब्ध होगा, और इनके करियर विल के वेबसाइट पे भी हम उपलब्ध करवाएंगे, पीडीएफ के फॉर्म में भी आपको दिया जा सकता है। तो ये इग्नो का जो मटेरियल है, ये इन्वायरमेंटल साइंस पर एक पीडीएफ इसका आता है, एक मटेरियल का एक ग्रुप आता है। इससे प्रश्न आपको आईएएस में नहीं आएंगे, बहुत कम आएंगे, लेकिन ये पढ़ने के बाद आपको एक अच्छा फील होता है कि इन्वायरमेंटल साइंस में मैंने भी कुछ नॉलेज है, कुछ एक प्राइमरी नॉलेज है। तो ये बड़ा अच्छा होगा कि आप इग्नो के मटेरियल को, इग्नो का मटेरियल जो इन्वायरमेंट के ऊपर में है, इसको आप पढ़ो। तो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी को बिगिन करने के लिए एज ए बिगिनर आपको यही पढ़ना होगा। और अगर हायर लेवल पे हम लोग जब जाने लगते हैं तो फिर तो वहां पे बात कुछ और बनने लगती है। और हम लोग जैसे पीडी शर्मा की किताब आती है, पीडी शर्मा, तो पीडी शर्मा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के, और इन्वायरमेंटल साइंस में काफी बड़ा नाम है पीडी शर्मा का। तो पीडी शर्मा ने ये किताब लिखी है इकोलॉजी पे। इन्होंने जो किताब लिखी है पीडी शर्मा ने इकोलॉजी के ऊपर में, पारिस्थितिकी के ऊपर में, तो पारिस्थितिकी वाली इनकी किताब बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसमें इन्होंने जैव विविधता पर और क्लाइमेट चेंज पर, ग्लोबल वार्मिंग पर, इकोलॉजी के प्रिंसिपल्स पर, सभी जो मुख्य मुद्दे हैं, इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम का फंक्शनिंग क्या है, इकोसिस्टम का टाइप क्या होता है, इन सब के विषय में बड़ा ही वृहत विवेचना किया हुआ है। लेकिन अभी आपको पीडी शर्मा नहीं पढ़ना है और खरीदने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अभी ये आपके लिए घातक सिद्ध हो जाएगा। इतनी मोटी और इतनी विद्वता से भरी किताबें अभी आपको नहीं देखनी है। तो आपको ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन बनाना है। पहले तो इग्नो का बायोलॉजी का एनसीईआरटी लेना है, ज्योग्राफी का 2 एनसीईआरटी हो गया, एक तो 9 ओल्ड और एक इंडिया एंड एनवायरमेंट करके, क्योंकि ये दोनों एनसीईआरटी आप पहले पढ़ चुके हो फिजिकल ज्योग्राफी में, तो यहां पढ़ना बड़ा ही आसान होगा। तो ज्योग्राफी के ये 4 भाग हुए। ज्योग्राफी को इस तरह से 4 भागों में पढ़ना है आपको। मुझे आशा है
कि आपको ज्योग्राफी कैसे पढ़ना है, कहाँ से शुरू करना है, कैसे पढ़ना है, इसके विषय में थोड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ। आपका आत्मविश्वास आज बढ़ेगा, आपको एक रूपरेखा मिल रही होगी, आपको एक दिशा निर्देश मिल रहा होगा कि मुझे बढ़ना कैसे है, मुझे आगे कैसे चलना है। अब इसमें अब आपके हम कुछ प्रश्नों को लेते हैं जो कि लगातार हमारे स्क्रीन पे आ रहे हैं, उनको कुछ प्रश्नों को लेते हैं, फिर हम लोग शुरू करेंगे दूसरा सेशन, जिस सेशन में हम आपसे बात करेंगे ज्योग्राफी के ही विषय में। और आज हम लोग शुरू भी करेंगे ऑस्ट्रेलिया को पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया के विषय में, और मानचित्र भी करेंगे और मानचित्र का अवलोकन भी करेंगे। राहुल, एनसीईआरटी और इग्नो प्रोवाइड करा दो सर। मैं कोशिश करता हूं कि इग्नो का मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में, शायद इग्नो के वेबसाइट पे चले जाओ ना, वहां पे सर्च करो, वहां पे देखो मिलेगा। एनसीईआरटी से नोट्स भी बनाना होगा, बिल्कुल बना सकते हो। और एनसीईआरटी से सारे फैक्ट्स को अगर आप लिख लो अपने नोटबुक में तो ये बहुत बड़ा काम होगा। आप याद रखो पब्लिक सर्वेंट्स लोग कि जब तक आप लिखते नहीं हो, जब तक आप नोट्स नहीं बनाते हो, तब तक वो चीज़ों को आप ग्रैस्प नहीं कर पाओगे। हम बार बार कह रहे हैं कि वन ईयर एग्जामिनेशन का तैयारी करना और आईएएस बनना दोनों में बहुत अंतर है, बिल्कुल अलग धारा है दोनों। जो आपने वन ईयर के लिए तैयारी करके रखा है वो आपको बहुत मदद करने वाला है, आईएएस के एग्जामिनेशन में बहुत मदद करने वाला है कि सीसेट आप क्वालिफाई कर जाओगे, आप इंग्लिश का सॉल्व कर दोगे पजल्स, तो आपके लिए तो बड़ा ताकत है, बड़ी ताकत है वो। आपको बेसिक नॉलेज है पॉलिटी का, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कुछ आर्टिकल्स रटे हुए हैं आपने, कुछ इतिहास के तथ्य रटे हुए आपने, सब आपकी मदद करेगा। बुक को अंडरलाइन करके नोट्स बना सकते हैं सर, बिल्कुल नोट्स बनाइए, हम इसके पक्षधर हैं। हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत आवश्यक है, एनसीईआरटी प्रोवाइड करा दो सर। आप एक बार इंटरनेट पे चेक करो, शायद हम आपको न मिले, फिर आप मुझे रिपोर्ट करो, लेकिन खुद से प्रयास करना बहुत जरूरी है। इंग्लिश में एनसीईआरटी पढ़ो या हिंदी में पढ़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शॉर्ट नोट्स जो ज्योग्राफी में बनाते हैं उसका कैसे होगा वो भी हम आपको बताएंगे कि नोट्स कैसे बनाया जाता है, लेकिन आने वाले क्लासेस में सभी सब्जेक्ट में एनसीईआरटी का क्या कॉम्बिनेशन होगा वो आपको हम आगे के क्लास में बताएंगे। अभी एक ही क्लास में सब बताने से क्या फायदा है बताओ? 15 दिन तक तुम पहले ये सब पढ़ते रहो। एक दिन में 2 क्लासेस होंगी, एक क्लास में हमारा क्लास होगा 11:30 से 2 घंटे की, और उसके बाद फिर 2 घंटे की होगी, मेरा मूड करेगा 1.5 घंटे का भी होगा, क्योंकि मेरा दिन में 4 क्लास चल रहा है आजकल, तो हो सकता है थकान भी आए, तो हम हो सकता है कि 1.5 घंटे का भी क्लास लें या 2 घंटे का क्लास लें, कभी ज़्यादा भी ले सकते हैं क्लास, कोई बात नहीं है। एनसीईआरटी ज्योग्राफी को अपलोड करने के लिए देखते हैं क्या हो सकता है। एनसीईआरटी लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, उसमें क्वेश्चन होते हैं लास्ट में, हाँ बिल्कुल करें। एनसीईआरटी के पास जो क्वेश्चन का सेट, जो अभ्यास जो बनाया होता है, उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करो, लेकिन टाइम मत खराब करना, उसमें टाइम ज्यादा नहीं खराब करना है। उस प्रश्न को देख करके ना मन में भी लिख सकते हो, मन में भी सोच सकते हो कि इसमें ये 4 की पॉइंट आएगा। हर प्रश्न का उत्तर जब आप लिखने जाओ तो पहले आप की पॉइंट्स लिखना शुरू करो, पूरी गाथा नहीं लिखने की कोशिश करो। अभी आप पहले की पॉइंट्स तो लिखना शुरू करो कि हाँ इस प्रश्न में ये की पॉइंट्स आएंगे। बाद में भाषा आपकी इंप्रूव होगी, भाषा शैली आपकी इंप्रूव होगी, तो आप खुद ही करने लगोगे। थैंक यू दुर्गा, थैंक यू, आई लव यू टू। देन शिवा, पीडीएफ का पूरा याद करना है क्या सर? नहीं करना है ना, पीडीएफ तो मैंने आपको इसलिए दिया ऑस्ट्रेलिया पे कि इसके बाद कोई मटेरियल शेष न रह जाए। मैंने ऐसा मटेरियल बनवाया है, पहली बार इतना मेहनत करके बनवाया जा रहा है कि आपके पास सभी अच्छी किताबों का एक आपके पास कलेक्शन हो। हम जरूर कोशिश करेंगे कि इग्नो का मटेरियल हम अपलोड कर दें, और दूसरा ये कर दें कि हिंदू न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है उस पर हम बात करेंगे। ऑसम कंटेंट है मेरे पीडीएफ में, थैंक यू वेरी मच। राजेंद्र, आपने क्या पूछा मैं तो भूल ही गया। बुक नहीं होगा ओल्ड वाला, राहुल लिख रहे हैं कि एनसीईआरटी ओल्ड नहीं होगा तो कैसे करेंगे?
अब कोई दोस्त होगा आपका दिल्ली में या कोई कनेक्शन होगा, कुछ तो करो, आपको एफर्ट तो लेना पड़ेगा, सारा एफर्ट तो आप हमारे ऊपर छोड़ नहीं सकते हो। मेरा आशीर्वाद तो है ही सौरभ, आप सब लोगों के ऊपर में है, लेकिन मेरे पास कोई जादुई छड़ी नहीं है। मेरे पास कोई ऐसा जादुई छड़ी होता, हम घुमाते और आप सबका भविष्य बदल जाता या ज्ञान का ट्रांसफर हो जाता तो मजा आ जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सूर्य के नीचे जाओगे, जितना धूप लोगे, जितनी आपकी क्षमता होगी, उतना विटामिन डी आपको मिलेगा। तो हम तो ये कहते हैं कि शिक्षक तो एक वर्षा की तरह है, वर्षा की बूंद की तरह है। हम तो बारिश करेंगे और आप कैसे हो आपको देखना है। अगर आप बहुत उपजाऊ मृदा हो तो आप में हरा भरा हरित क्रांति आप में आ जाएगी। अगर आपकी मिट्टी उपजाऊ है तो हरित क्रांति आ जाएगी। हम तो वर्षा की बूंद ही है ना। आप अगर बंजर भूमि हो तब भी वर्षा उसमें उत्पादन कर देती है। इतनी ताकत होती है वर्षा जल में कि किसी भी बंजर भूमि में वर्षा कर दो, राजस्थान के डेजर्ट में पानी का प्रवाह ले आओ तो वहां पे देखो हरित क्रांति आ जाती है। तो आप बंजर भूमि हो या रेगिस्तान हो, क्या हो मुझे नहीं पता, लेकिन आप अगर हमारे बूंदों को लोगे तो आप जरूर वहां आप में भी हरित क्रांति आने वाली है, आप चिंता नहीं करो। बहुत सारे प्रश्न आने शुरू हो गए हैं। अब ये जो हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया, इसका उद्देश्य था कि आपके प्रश्न को हम ले लें। सविंदर सिंह की बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सविंदर सिंह अप्रासंगिक हो गए हैं, इरेलेवेंट हो गए हैं, तो सविंदर सिंह की बुक से अब ज्यादा प्रश्न नहीं आता है। अब चलते हैं अपने सेशन के दूसरे भाग में। और आपको बताते हैं कि भूगोल क्या है और भूगोल के अंतर्गत क्या करना है हम लोगों को, कैसे पढ़ना है हम लोगों को, और हाउ टू रीड एनसीईआरटी। मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी का कॉम्बिनेशन क्या होगा। अब आपको समझना है कि हम उस एनसीईआरटी के कॉम्बिनेशन को पढ़ें कैसे, एनसीईआरटी को पढ़ने की विधि क्या है, एनसीईआरटी को सीखने की विधि क्या है। और पढ़ने की विधि और सीखने की विधि को जानना बहुत जरूरी है, इसलिए ये सेशन भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। और ऑस्ट्रेलिया के विषय में जितने भी तथ्य हैं वो तो हम लोग समझेंगे और बात करेंगे ही, लेकिन हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आज का। तो एक काम करते हैं, दो स्टूडेंट की कल्पना करते हैं। मान लो दो स्टूडेंट हैं, दो स्टूडेंट की कल्पना करते हैं। मेरा ध्यान कमेंट्स पे बार बार चला जा रहा है। खैर, आप सब लोग फिर से एक बार फिर से हमारे साथ फिर से कनेक्ट हो जाओ। इंसान का कंसंट्रेशन है ना, कई बार जुड़ता है, कई बार हटता है। तो हम लोग कई बार जुड़ेंगे, कई बार आपका ब्रेन हटेगा, लेकिन बार बार फिर से वापस कंसंट्रेशन को लाना होता है। तो आप वापस कंसंट्रेशन को लाओ। और ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको हम एनसीईआरटी पढ़ने की विधि सिखा रहे हैं। और विधि सीखने के क्रम में आपको समझना है कि मैंने कैसे एनसीईआरटी को पढ़ने कहा है। और आज से आप मुझे प्रॉमिस करोगे, आप मुझे वादा करोगे कि आज से आपकी पढ़ाई अब 8 घंटे वाली शुरू होने वाली है। और 8 घंटा पढ़ाई आप शुरू कर दोगे और आज ही ज्योग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी से शुरुआत कर देनी है आपको। और अगर एनसीईआरटी आपके शहर में आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप तुरंत प्रयास करिए कि आपको एनसीईआरटी कहीं से मिले। आप दिल्ली में कई किताब की दुकानें हैं, एक बुक शॉप है, तो बुक शॉप को आप अगर मेल करोगे तो एनसीईआरटी भेज देगा। तो इस तरह का मदद भी किया जा सकता है आपको। बुक शॉप एक मुखर्जी नगर में दुकान है, वहाँ पे आप वो कर सकते हो एनसीईआरटी के लिए, किताबों के लिए। ये आपको मैंने एग्जाम्पल दिया कि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति है बी।
दो व्यक्ति हैं, एक है ए और दूसरा है बी। ये रहा तुम्हारा दूसरा व्यक्ति। दोनों चित्र में अंतर है, ये व्यक्ति और ये व्यक्ति। आज अभी इस क्षण मेरा ये दावा है कि आप देखोगे ना, अगर आप लोग जितने हजारों लोग जुड़े हुए हो हमसे अभी, ये सारे लोगों को अगर बिठा दिया जाए एक लाइन में तो अभी का अभी दिखेगा कि कई लोगों का फेस ऐसा होता है, ये खुश रहते हैं। इनसे पूछोगे क्यों खुश हो बाबू, क्यों खुश हो बेटा, क्यों खुश हो भैया, तो कहते हैं बस मैं खुश हूं, मुझे प्रकृति ने खुश बनाया है। और दूसरा जो सब कुछ से परिपूर्ण है, देखने में भी अच्छा है, घर में भी पैसा है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी उसका मुंह ऐसा रहता है। तो ये जो व्यक्ति है ना, जो खुश है, इसमें एनर्जी, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया सक्रिय है। आपने इतना तो बायोलॉजी पढ़ा होगा ना। आप दो बातों को समझो, हम लोग इंसान में माइटोकॉन्ड्रिया भी है और उसी कोशिका में लाइसोसोम भी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जिसकी जागृत है वो तो पावर हाउस है, वो तो एनर्जी देता है, वो तो ताकत देता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें जागृत है वो व्यक्ति तो खुशनुमा, ताकतवर, हंसमुख इस तरह का होता है। और जिसमें लाइसोसोम एक्टिव है, यानी ब्रेन से एक्टिव होगा, ये सब कुछ ब्रेन से जैसा सोचोगे वैसे एक्टिव होगा। तो लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग। तो आत्महत्या की थैली अगर एक्टिव है कहीं पे तो वो व्यक्ति क्या होता है? वो व्यक्ति मुरझाया हुआ ऐसा रहता है। आप इस रहस्य को समझो। तो जो व्यक्ति जागृत है, सशक्त है, ऊर्जावान है, उस व्यक्ति में ज्यादा ज्ञान का प्रवेश होता है। जो व्यक्ति दुखी है, बेवजह दुखी है, कोई कारण नहीं, उसका कोई कारण होता ही नहीं है दुख का, लेकिन वो व्यक्ति फिर भी नाराज है, वो किसी से जेलसी, किसी से जल रहा है, किसी चीज को लेकर के उसका जो लोभ है वो सामने आया हुआ है, तो क्रोध उसको आ रहा है, तो इरिटेशन हो रहा है, तो उसको रिपल्सन हो रहा है। इस व्यक्ति में ज्ञान नहीं जाता आसानी से। ये व्यक्ति सिर्फ आलोचना करता है। इसको तुम कुछ भी कर दो, अपना कलेजा काट करके दे दो, बोलेगा टेस्टी नहीं है। तो ये उस तरह के लोगों के लिए तो खैर हमारी कक्षाएं बनी ही नहीं है, और हम तो बने ही नहीं उस लोगों के। हम तो इन लोगों के साथ हैं भाई, हम एक के साथ हैं। मुझे ऐसे लोग चाहिए, ये नहीं चाहिए मुझे। ये बिल्कुल जो लोग हैं वो बाहर चले जाओ, ज्यादा अच्छा है। और जो लोग ये हैं, मान लो किसी कारण से अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन दुखी हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उदास और दुखी रहते हैं, एनर्जी कम फील करते हैं। इन व्यक्तियों के लिए एक बात कहनी है, ये जो पावर है ना माइटोकॉन्ड्रिया का, ये ब्रेन से क्रिएट होगा, ये तुम्हारे सोच से क्रिएट होगा। जब तक तुम डायरेक्ट नहीं करोगे अपने सेल्स को कि बेबी, बेटा, बाबू, पावरफुल बनो, उठो, जागो, काम करो, जब तक ये नहीं करोगे तब तक होगा नहीं। तो इस व्यक्ति को क्या करना है कि इसका जो ब्रेन है ना, ये ब्रेन है, इसको सबसे पहले अपना जागृत करना है, तब ये व्यक्ति दुखी से सुखी बन जाएगा। तो आज आपको क्या करना है? सबसे पहले की जगह ये पोजीशन में आना है। और जैसे आप इस पोजीशन में आ जाओगे, खुश हो जाओगे, देखना आज से आपकी यादाश्त, आपकी मेमोरी कितनी हद तक काम करने लगेगी। आज से आप इसको प्रैक्टिस करके देखो, और सब ब्रेन का खेल है और कुछ नहीं है। खैर, दो व्यक्ति हैं, दोनों को हमने एनसीईआरटी दिया। मान लो एनसीईआरटी की ये किताब है, दोनों को दी गई। एनसीईआरटी का किताब उठाया गया, दोनों ने पढ़ना शुरू किया। एक क्या करता है कि एनसीईआरटी को पहले पढ़ा, एक चैप्टर पढ़ा, फिर दोबारा उसको पढ़ा और दोबारा उसको अंडरलाइन किया, और उसमें से जो तथ्य थे उसको निकाल करके अपने नोटबुक में लिखा। और जो नोटबुक में उसने तथ्य लिखे, उन तथ्यों को इंटरनेट पर जाकर के, साइबर स्पेस में जाकर के उन तथ्यों को और इलेबोरेट कर लिया, उसका और विस्तारीकरण कर लिया, उसके और सारे जो रिलेटेड फैक्ट्स थे, जो संबंधित फैक्ट्स थे, उन सबको लिख लिया, उन सबको नोट डाउन कर लिया। तो जब वो ये काम करने लगेगा तो ये तो एक अद्भुत चीज हो रही है कि एनसीईआरटी में जो नहीं था वो भी उसने डाल लिया।
अब देखो क्या है कि पिछली बार, इस बार एनसीईआरटी से इतिहास का ही प्रश्न ले लें तो 8-9 प्रश्न आए हुए हैं जो एनसीईआरटी में शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन एनसीईआरटी में पढ़ने से वो आईएएस के प्रश्न सॉल्व नहीं हो रहे हैं। एनसीईआरटी पढ़ने से आईएएस के वो प्रश्न सॉल्व नहीं हो रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी से ही लिए हुए हैं। अब इसका समाधान क्या होगा कि एनसीईआरटी में जो भी विषय हैं, जो भी टॉपिक है, जो भी शब्द हैं, जो भी नाम है, जो भी चिंतकों के नाम है, फिलोसफर्स के नाम है, बड़े लोगों के नाम है, उन सभी नामों को आप क्या करोगे, इंटरनेट पे जाकर के उसका सम्यक अध्ययन करोगे। यानी एनसीईआरटी प्लस इंटरनेट का नॉलेज दोनों को मिला करके, ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजों को इंटरनेट से लेना है। बड़े बड़े वो पन्ने नहीं लेने हैं, बस 2-4 शब्द आपको ले लेना है, मुख्य बातें लेनी है आपको। तो वहां से मुख्य बातों को लेकर के तब आप नोट्स बनाओ। यानी आपका एनसीईआरटी का नोट्स क्या होना चाहिए, एनसीईआरटी प्लस इंटरनेट पर आपके द्वारा किया गया रिसर्च। ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बनाएगा। अब एनसीईआरटी पे जब आप नोट्स बना लोगे तो फिर आपको बहुत मजा आएगा। अब एनसीईआरटी को पढ़ते कैसे हैं, उस पे 1-2 शब्द और मुझे कहने दो। एनसीईआरटी में मान लो कि आपने एक चैप्टर उठाया और आपने चैप्टर उठा लिया, कृषि का मान लो आपने चैप्टर उठा लिया, हरित क्रांति का आपने चैप्टर उठा लिया। तो हरित क्रांति में जब एनसीईआरटी में जाओगे तो वहां लिखा हुआ रहेगा कि हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन थे। हरित क्रांति 1961 में IADP प्रोग्राम के द्वारा उसका पहला पायलट प्रोजेक्ट आया। फिर 1964 में IAAP के द्वारा ये फिर 112 डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू किया गया प्रयोग के तौर पर। इस तरह से फैक्ट्स आएंगे। इन फैक्ट्स का कोई बहुत बड़ा महत्व तो नहीं है, लेकिन ये फैक्ट्स भी याद रखने चाहिए चूंकि एनसीईआरटी में है, लेकिन आप इसको याद रखोगे। लेकिन आपको क्या करना है कि IADP क्या था, IAAP क्या था, इस पे थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। फिर आपको मिलेगा कि 1967 में एनुअल प्लान, वार्षिक योजना में हरित क्रांति का प्रारंभ किया गया और वो पैकेज प्रोग्राम था। अब देखो क्या सीखना है कि एनुअल प्लान का अर्थ क्या होता है, पैकेज प्रोग्राम क्या होता है। आगे मिलेगा कि यह एक HYV प्रोग्राम था, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम था। तो ये बताओ कि हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम जो है HYV प्रोग्राम है, उसका अर्थ क्या हुआ। तो एनसीईआरटी में सिर्फ शब्द जो मिल रहे हैं ना, उसके आधार पर बाकी ज्ञान को कलेक्ट करना होता है। इस तरह से पढ़ना होगा एनसीईआरटी को। अब एनसीईआरटी पढ़ने का एक मेथड और आप बताते हैं, जो शायद मैंने कल बताया था या किसी अन्य क्लास में मैंने बताया, मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल में बताया या आपके जीएस क्लास में बताया, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है, लेकिन फिर से आपको बताते हैं कि जब एनसीईआरटी को आप पढ़ने जाते हो तो चलो क्लास 6 एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं। क्लास 6 एनसीईआरटी में अफ्रीका का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एनसीईआरटी में लिखा होगा कि अफ्रीका की औसत ऊंचाई 880 मीटर है, वैसे ही बोल दिया, 880 मीटर औसत ऊंचाई है। यह एक पठार है। पठार का जो किनारा का भाग होता है ये कगार नुमा है, ढाल नुमा है। तो ढाल नुमा होने के कारण अफ्रीका के चारों तरफ प्राकृतिक बंदरगाह नहीं बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि अफ्रीका एक पठार है और पठार का किनारा ढाल नुमा होता है। तो कल्पना करके देखो कि मान लो कि कोई जहाज समुद्र से आ रहा है और ये अफ्रीका का ढाल नुमा पठार सामने आ गया, तो ये जो जहाज है उससे लोडिंग अनलोडिंग कैसे होगा? तो संभव नहीं है ना। वहां तो पठार सामने आ गया, सामने ऊंची सी चट्टान सामने आ गई। तो अफ्रीका के चारों तरफ जो प्राकृतिक बंदरगाह है उसकी संख्या बहुत ही कम होती है। अब इसके कारण क्या होगा कि विश्व व्यापार में अफ्रीका का कोई खास योगदान नहीं होगा, और विश्व व्यापार में अगर योगदान नहीं है तो अफ्रीका एक बैकवर्ड कॉन्टिनेंट है। अब एनसीईआरटी में ये बातें लिखी हुई है। आप लोग क्या करोगे कि अफ्रीका की औसत ऊंचाई 880 है, 5 बार उसको रगड़ोगे, इसको रटने की कोशिश करोगे। अरे मेरे भाई, ये तो पढ़ना ही नहीं था। पढ़ना तो आपको था कि अफ्रीका एक पठार है और उसका कगार नुमा तटीय कोस्ट है, तटीय रेखा उसका कगार नुमा है, इसलिए वहां पर बंदरगाह नहीं मिलते हैं, और बंदरगाह नहीं मिलते इसलिए अफ्रीका बैकवर्ड कॉन्टिनेंट है। ये एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका है, ना कि फैक्ट को पढ़ना।
कारण और कार्य की विवेचना करनी है एनसीईआरटी के माध्यम से, फैक्ट को नहीं पढ़ना है। मुझे आशा है कि इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर एक उदाहरण और ले लेते हैं, अफ्रीका से ही ले लेते हैं। आगे अफ्रीका में लिखा है, सुन रहे हो ना आप लोग, आगे अफ्रीका में लिखा है कि अफ्रीका एक गोंडवाना लैंड का टुकड़ा है। अब गोंडवाना पुरानी चट्टानों का नाम है, तो पहले तो रिसर्च मारोगे भाई ये गोंडवाना है क्या, तो आपको पता चलेगा कि अरे ये तो जितने महाद्वीप थे उसका जो दक्षिणी टुकड़ा था उसको गोंडवाना कहते हैं, पैंजिया का ये दक्षिणी भाग था। तो आप देखोगे कि अच्छा गोंडवाना क्या है, आपने इंटरनेट से सीखा। फिर आप क्या करोगे कि क्लास में हम सिखाएंगे, सब पढ़ाएंगे ही, लेकिन आप इंटरनेट से सर्च करोगे तो और कुछ कुछ मिलता रहेगा आपको। फिर आप क्या करोगे कि इसके आगे पढ़ोगे कि गोंडवाना लैंड की चट्टानों में लोहा एवं आयरन एवं कोयला प्राप्त नहीं होता। ये तो अद्भुत बात है जो एनसीईआरटी ने लिख दी कि भाई गोंडवाना लैंड के चट्टानों में खनिज नहीं मिलते, और अगर लोहा और कोयला नहीं मिलता है तो लौह इस्पात उद्योग की स्थापना हो ही नहीं सकती। और लौह इस्पात उद्योग की स्थापना नहीं होगी जो कि एक आधारभूत उद्योग है, जो एक बेसिक इंडस्ट्री है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो अगर ये उद्योग नहीं होगा तो अफ्रीका का औद्योगिकरण ही नहीं हो सकता है, और औद्योगिकरण नहीं होगा तो आर्थिक विकास की दशाओं में अफ्रीका एक बैकवर्ड स्टेट होगा, एक बैकवर्ड कॉन्टिनेंट होगा, एक पिछड़ा हुआ महादेश होगा। अब देखो एनसीईआरटी में क्या निकल करके आ रहा है कि अफ्रीका एक पिछड़ा हुआ महादेश है, क्योंकि कारण निकल करके आ रहा है क्योंकि ए बंदरगाह नहीं है, बी खनिज लौह इस्पात उद्योग नहीं है। खनिज तो है, अफ्रीका में खनिज है ना, कॉपर है, डायमंड है, गोल्ड है, सब है, तेल है, पेट्रोलियम है, सब है, बहुत संसाधन है, लेकिन कौन सा मूल संसाधन नहीं है, तो लौह इस्पात उद्योग के लिए संसाधन नहीं है। अब एनसीईआरटी को जो इस तरह से पढ़ता है वो व्यक्ति मुख्य परीक्षा में भी बड़े तीर मारता है, और एनसीईआरटी को जो सिर्फ हवा में उड़ा रहा है उसको लग रहा है कि हाँ ठीक है ना, लॉ नहीं मिलता है या नहीं मिलता है। अरे वही मूल प्रश्न बन करके आएगा, वही तो मूल है एनसीईआरटी का, वही तो सार गर्भित चीजें तो एनसीईआरटी में इसी प्रकार से मिलती है ना। तो एनसीईआरटी के लिए तो आप एनसीईआरटी को आप उसको उस तरह से पढ़िए और उस तरह से काम करिए। ओके, हम लोग के विवेक सर जी बहुत गजब ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, तो आप उन्हीं से पढ़िए, हमारी क्या आवश्यकता है आपको। बहुत लोग बहुत गजब पढ़ा रहे हैं, जहाँ जहाँ जो लोग गजब पढ़ा रहे हैं आप लोग वहाँ गजब पढ़िए, और गजब का सर्टिफिकेट तो वो देगा जो आईएएस में रैंक 1 लाएगा, पीसीएस में रैंक 1 लाएगा। कई बार हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है, लेकिन आपको अच्छा लगाने के लिए तो पढ़ाया नहीं जाएगा, आपको तो वो पढ़ाया जाना है जो आईएएस बनने की प्रक्रिया में आपकी मदद करे। तो आप जिनसे भी जो कुछ भी सीख रहे हो, जिस स्तर पे भी सीख रहे हो, आप जरूर सीखो। ज्ञान तो सबसे मिलना चाहिए, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, और आप अर्जित करो जहां से भी आप अर्जित कर सकते हो। ओके, अब आपको हम चलते हैं और आपको एक और दर्शाते हैं कि आज की एक मुख्य बात, समय लगता है कि आज काफ़ी हो गया है, 1 बज गया है, शायद 1:10-15 तो हो ही गया है, तो मुझे लगता नहीं कि आज ऑस्ट्रेलिया और वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी को शुरू करने का दिन है। आज आप ऐसा करो कि आज के दिन को आप पूरी तरह से क्लास 6 एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए उपयोग में लाओ, और क्लास 6 एनसीईआरटी को आज से पढ़ना शुरू करो। और क्लास एनसीईआरटी जब आप पढ़ना शुरू कर दोगे तब आपका अपने आप ज्योग्राफी मूव ऑन करना शुरू हो जाएगा। आज आप सीखो कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, क्लास 6 एनसीईआरटी से या जो भी सर आपके रहे हैं उनसे आप पढ़ना शुरू करो, और कल से हम लोग वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी पे अपने क्लासेस को धारा प्रवाह उस पर शुरू करते हैं। कल से नोटबुक लेकर के और एटलस लेकर के आपको आना है। आपके लिए होमवर्क दिया जा रहा है, आप होमवर्क करोगे तभी आप सीखोगे। आपका होमवर्क नंबर 1 नोट करो। आपको होमवर्क में क्या करना है, आप
आप ऐसा करो कि 3 होमवर्क आपको लेना है। सबसे पहले आपको होमवर्क के नाम पे क्या करना है कि आपको एटलस उठाना है और एटलस में ऑस्ट्रेलिया पे जाना है। जब आप एटलस में ऑस्ट्रेलिया पे चले जाओगे तो ऑस्ट्रेलिया के सबसे जो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं उसको देख लो, नदी देख लो, और ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ जो समुद्र हैं, जो सागर हैं, उसको भी देखना है। ऑस्ट्रेलिया से कर्क रेखा, मकर रेखा कौन निकल रही है ये भी आपको देखना है कि मकर रेखा कैसे बीच से काट रही है या नहीं काट रही, ये आपको देखना है। तो ऑस्ट्रेलिया का एक बेसिक मैपिंग अगर आप घर में कर लोगे तो मेरे लिए बड़ा सरल होगा कि ऑस्ट्रेलिया के उस हर गहराई में हम प्रवेश करें और गहराई में हम जाएं। तो आपको ऐसे ही करना है कि ऑस्ट्रेलिया का आपको एक जनरल मैपिंग कर लेना है। और दूसरा होम टास्क है कि आप 6th क्लास एनसीईआरटी जो ओल्ड है उसमें ऑस्ट्रेलिया सेकेंड लास्ट चैप्टर के रूप में है, तो सेकेंड लास्ट चैप्टर में आप जाकर के ओल्ड एनसीईआरटी से आप पढ़ने की कोशिश करो और आपस में अगर आप शेयर कर सकते हो, आप उसका फोटो लेकर के या व्हाट्सएप पे भेज सकते हो तो भी आप आपस में कर लो, चेंज कर लो और कोशिश करो कि आपको मिल जाए वो एनसीईआरटी। ये दूसरा होम टास्क हुआ। तीसरा आपको होम टास्क क्या करना है कि आपको, ये बड़ा अजीब सा है लेकिन सुनने में थोड़ा कम अच्छा लगेगा, लेकिन आपको करना है कि आप अपने कमरे का पूरा सेटअप चेंज करो। पहले तो मैंने कल भी कहा था, एक अच्छा सा बेडशीट धुला हुआ और पढ़ने का एक बढ़िया सा सेटअप तैयार करो और एक टेबल लैंप ला करके रखो, एक सुंदर सा मग रखो, एक अच्छा सा बॉटल रखो। ये सब जो है ना, इसका इम्पैक्ट हमारे कमरे में सफिशिएंट लाइट रखो। एक कर्टेन लगा सकते हो तो 100 रुपए का कर्टेन ही लगा लो नया। जब तक आपका अंदर का सेटअप बहुत सुंदर और अच्छा नहीं होगा तब तक आपको लगातार प्रेरणा नहीं मिलेगी। आपको प्रेरणा तभी मिल सकती है जब आपके आसपास का पर्यावरण, आपका वातावरण अच्छा होगा। और मुझे लगता है कि मैंने इन 2 दिनों में दिल खोल करके आपसे बहुत बात की और मैंने आपको जो मेरे अंदर में था, जो मेरे अंदर में शेयर करने का जो मेरा मन कर रहा था, वो मैंने सब बाहर निकाला है। और अब आने वाले टाइम में तो बस पढ़ना है और कल से वो सब शुरू करते हैं। आज हमारी बताई गई बातों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और मैं मानता हूं कि हमारे जितनी भी क्लासेस होंगी उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास था वो आज का क्लास था, जिसमें मैंने आपको ज्योग्राफी का पूरा वो स्ट्रक्चर बताया और एनसीईआरटी का पूरा वो तरीका बताया। हम आप कुछ प्रश्न ले लेते हैं। चाइल्ड, सर चैनल परचेज ना कर पाए तो इसका कोई जवाब नहीं है। भवानी, हमें भी अच्छा लगता है आपकी बातें। आप देखो, आप जरूर बातों को सुना करो क्योंकि बाकी अब तो 9 महीना तो पढ़ाना ही है ना, 9 महीना तो हम लोग पढ़ेंगे ही ना। तो शुरू में तो आपके बात विचार, हमारी अंदर में जो अनुभव हमारे हैं उसको शेयर करना बहुत जरूरी रहता है। पाठशाला पर एनसीईआरटी अवेलेबल है। कोई पाठशाला करके है इंटरनेट पे, जो एक हमारे छात्र लिख रहे हैं कि पाठशाला पर एनसीईआरटी अवेलेबल है। कुमार साहब लिख रहे हैं, आपने लोगों की मदद की कुमार, बहुत अच्छी बात है। सभी लोग पाठशाला पर जाकर के ओल्ड एनसीईआरटी को आप वो करो और सब्जेक्ट की चिंता मत करो। बाकी सारे सब्जेक्ट का जो एनसीईआरटी है एक ही साथ पढ़ोगे क्या? आप एक साथ नहीं पढ़ सकते हो। मुझे मैप बनाना नहीं आता है, मैप बनाना सिखाया जाएगा, आप चिंता मत करो, सब कुछ सिखाया जाएगा। भारत का मैप 15 सेकंड में बन सकता है। कैसे बनेगा आपको सिखाया जाएगा। कल जब हम ऑस्ट्रेलिया पढ़ाएंगे तो हम ऑस्ट्रेलिया का मैप खुद बना करके आपको दिखाएंगे कि कैसे बनता है और कितना सरल होता है और कितने कम सेकंड में बन जाता है। सर, क्लास की शेड्यूल क्या रहेगी? शेड्यूल तो अभी यही है कि हमारा 2 क्लास रोज होगा। मॉर्निंग सेशन में हम ज्योग्राफी के साथ आएंगे, रजनीश राज जी आएंगे 1:30 बजे से, 2 बजे से रजनीश राज जी आएंगे। तो 2 बजे से रजनीश राज जी का क्लास चल रहा है मॉडर्न इंडिया के ऊपर में, तो हम लोग दोनों का चलेगा। इग्नो का मटेरियल भी मिलेगा, टेलीग्राम पर भी कुछ मटेरियल होगा तो आप पढ़ कर देखो। मेरा तो ये कहना है कि आप जितना कहा जाए उतना ही पढ़ो। देखो, यूपीएससी में जितना पढ़ने की आवश्यकता है उतना ही पढ़ो। ज्यादा हाथ पांव मारने और ज्यादा साम्राज्य फैलाने से कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होता है। बेसिक टू हाई लेवल तो ऑब्वियसली होगा ही। आप हमारा पीडीएफ देख करके समझ रहे हो ना कि किस लेवल तक आपको जाना होगा और किस लेवल तक। डरो मत, लेकिन डरना नहीं है आपको। आप नीचे लेवल से, बेसिक लेवल से ऊपर तक हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे। कैसे कहते हैं ना कि 1000 miles ऑफ जर्नी इज
is always begins with सिंगल स्टेप्स। चाइनीज कहावत है ये, तो सिंगल स्टेप आप लेना शुरू करो, अपने आप ही आप आगे माइल्स तक पहुंच जाओगे। बाइलिंगुअल बैच, तो थोड़ा बहुत बाइलिंगुअलिज्म इसमें, हम लोग बाइलिंगुअल की जगह ज्यादा बिलीव करते हैं कि भाई एक हिंदी का बैच हो, एक इंग्लिश का बैच हो, और अंग्रेजी के शब्दावलियों का प्रयोग तो सब लोग करेगा ही करेगा। थैंक यू पुरुषोत्तम। न्यूज़पेपर के बारे में हम बात करेंगे, अभी एक दिन में ही सारी बात नहीं की जाएगी। नेक्स्ट जो बैच शुरू होगा हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बाद, उसकी चिंता आपको अभी से सता रही है, अद्भुत है ये तो। उसके बाद हम लोग इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पे जाएंगे, और दूसरे साइड में फिर या तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेंगे या फिर इंडियन इकोनॉमी लेंगे। तो हमारी अपनी एक योजना है, उसके तहत आपको 9 महीने 4 घंटे 5 घंटे रोज क्लास करनी है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपके साथ आज मिलकर के। कल से पूरी तैयारी है ज्योग्राफी को सीखने की, और आज के लेक्चर को सबसे ज्यादा महत्व देना है आपको। आज आपको वो गाइडलाइंस मैंने देने की कोशिश किया जिससे आप आगे पढ़ सको, और लिमिटेड पढ़ सको और आगे बढ़ सको। थैंक यू।